हाँ जी गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? मुझे आवाज़ नहीं आई, दोबारा से करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह इतना मज़े का टाइम है। हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। दैट्स मच बेटर। सो गाइस, टुडे we are going to start with your favorite subject. In fact, I can call it favorite because it will become a favorite, and that is taxation. And I'm your friend philosopher guide CA सचिन गुप्ता, और मैं आपकी टैक्स की क्लास लगाऊंगा। तो क्लास दोनों साइड से लगाऊंगा, मैं क्लास भी लगाऊंगा, वैसी क्लास भी लगाएंगे। So before I start the show, let us break the ice and let us interact with each other so that पता चले कि आप लोगों के बारे में, मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। तो आज हमारी पहली क्लास है, और फर्स्ट क्लास में यू गेट टू नो अबाउट ईच अदर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शादी से पहले कोर्टशिप पीरियड होता है, तो उसमें हम पता लगा लेते हैं एक दूसरे के बारे में। तो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट दैट कि वी शुड नो अबाउट द सब्जेक्ट, माई अप्रोच about CMA also is one of the finest courses in India right now because Indian economy is growing. So the prospects are huge. So I'm going to discuss all the things today. And as always, my classes are always very interactive. हम चाहते हैं कि आप लोग भी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा, और मिलकर एक common aim तक पहुँचेंगे। और our aim is to clear our CMA exams in the first attempt, along with a rank if you're giving both groups. That's our intention. So I'll just talk to a couple of students, one or two students, so that we can know what's your how is life going and whatever. It is not an interview kind of a thing, but still. चल, I'll start with you beta. What's your name? पूजा। So पूजा, कैसे चल रही है जिंदगी? बेटर चल रही है, पहले वर्ड्स थी। अच्छा, क्या ऐसा क्यों? चलो, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बार, एक सेकेंड आपको बीच में रोकता हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग इन लाइव ऑल्सो, a very good morning to all of you, all the students who are live joining in through our IGP app and through WhatsApp and through YouTube also. So very good morning to all of you. Please say hi in the chat box so that I can know कि कौन कौन ज्वाइन कर गए हैं। हाँ, तो पूजा, हम आप पे थे। तो पूजा कह रही है नया साल आने वाला है 2024, तो नई उमंग है, नई तरंग है, नई प्रसंग है। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन है 2024 से? अच्छा, पहले अटेम्प्ट में निकालना है और हार्ड वर्क करना है। नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से आते हैं आप? पटेल नगर से आते हैं, तो दिल्ली के ही बच्चे हैं आप। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, ऑल दी बेस्ट बच्चे। व्हाट्स योर नेम? तनुजा। सो तनुजा, कैसी चल रही है लाइफ? बढ़िया चल रही है। क्या बढ़िया चल रहा है? हार्ड वर्क। सीएमए बनना है, सीएमए बनना है। सीएमए की फुल फॉर्म क्या करता है सीएमए? कॉस्टिंग एंड ऑल करता है। और प्रिसाइज बताओ, एग्जैक्टली exactly क्या करता है सीए में? वैसे जब मैं सीए बना था, फ्रैंकली बताऊं, मुझे नहीं पता था सीए करता क्या है। तो वंस आई बिकेम अ सीए, आई गॉट द डिग्री, देन आई केम टू नो कि व्हाट इज द सीए स्टैंड्स फॉर। फुल फॉर्म पता थी ऑब्वियसली। तो एज अ स्टूडेंट वी लैक नॉलेज समटाइम्स। हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है। हम इसलिए कर लेते हैं आधी बार क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम कर लेते हैं। मैंने इसलिए करी थी सीए क्योंकि मेरी फैमिली में 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑलरेडी हैं। सो कहीं ना कहीं उनको देखा, अपने आप को देखा, अपने भाई को, सबको। आई थिंक इसलिए मेरा एक माहौल था हमारी फैमिली में। हम जब भी 10th क्लियर होती थी हमारी फैमिली में किसी की भी, तो कॉमर्स विद मैथ्स लेना है, आगे जाके क्या करोगे? सीए। बस वो एक जोश था। क्योंकि वो, मैं फ्रैंकली बताऊंगा, मेरी सीए इसलिए हुई बिकॉज ऑफ जोश कि भाई सीए बनना है। बस वो मे बी विद रीजन हो या विदाउट रीजन हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। बस एक उमंग होनी चाहिए जीतने की, और एक उमंग होनी चाहिए कॉम्पीट करने की। जैसे वो स्पोर्ट्स में होता है ना, एक एनिमल इंस्टिंक्ट, एक कुछ जीतना है, बस जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, एंड दैट इज द रीजन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑनलाइन ऑल्सो। हाँ जी बच्चे, व्हाट्स योर नेम? अवनीत। वेरी गुड नेम। हम बाकी आप लोगों के भी नाम अच्छे हैं, मैं इनको कॉम्प्लीमेंट दें इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के नाम अच्छे नहीं। एवरीबडी इज वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, अपनी। सो हाउ इज लाइफ गोइंग मुन्ना? ग्रेट चल रही है। क्यों कर रहे हैं सीएमए? व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सीएमए? कि मुझे लगता है क्लैरिटी ऑफ द गोल इंपॉर्टेंट है, क्यों करना है, तो ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन दे देता है। जैसे नया साल में पार्टी करनी है, तो वी हैव अ नेम, पार्टी करनी है। हाँ जी, कोई रीजन सोचा नहीं है अभी? जी, पहले आप सीएस कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया था, तो यू ड्रॉप सीएस। नहीं, ड्रॉप क्यों कर दिया कंपनी सेक्रेटरी कोर्स?
उसमें लॉ बहुत ज्यादा है इसलिए। अच्छा, बातें नहीं मुन्ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, भाईचारा बाद में। तो कभी ऐसा होगा सीएमए की कोई बात पसंद नहीं आएगी, फिर सीएमए घुस जाओगे। एंड यू मस्ट बी 21+ नाउ। तो ऑलरेडी 2 साल तो आपके खराब हो ही गए इसी चक्कर में। अच्छा चलो, ग्रेट, वेरी, बट स्टिक टू योर डिसीजन। व्हाट आई फील इज इफ यू टेक अ डिसीजन, स्टिक टू इट। चलिए, वेरी गुड, कीप इट अप बच्चे। हाँ जी, प्रथम, क्या बात है, नाम में तेरा प्रथम है। यू ऑलवेज कम फर्स्ट, यू ऑलवेज कम फर्स्ट इन द क्लास, फ्रॉम बॉटम आउट ऑफ द टॉप। बेटा चलो, सो प्रथम कैसे चल रही है लाइफ बच्चे? घर में कौन कौन है? अच्छा, कोई गर्लफ्रेंड? चलो ग्रेट। हाँ जी, पारस। सो पारस कैसे हो आप, कहाँ से आए हो आप? अच्छा, पास से ही आए हैं आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो क्यों करना चाहते हैं सीएमए? वैल्यू आती है, किस चीज़ से वैल्यू आती है, मतलब वैल्यू कैसे आएगी? अच्छा, वैल्यू कैसे आएगी, चलो ये पॉइंट, इसी पॉइंट पे हम अब आज की सेशन स्टार्ट करेंगे। वैल्यू आती है सीएमए करने से, तो वैल्यू क्या आती है? मतलब आपकी चेहरे पे कुछ शाइन आ जाती है, एक सेकेंड, मे बी बॉडी बन जाती है, शाइन कैसे, मतलब वैल्यू कैसे आती है सीएमए करने से? तो मुकेश अंबानी के पास कोई कोर्स है? सचिन तेंदुलकर के पास कोई कोर्स है? विराट कोहली के पास कोई, कपिल शर्मा के पास कोई कोर्स है? तो उनके, उनकी वैल्यू नहीं है? स्किल्स हैं, पर्सनालिटी डेवलप। तो पर्सनालिटी का कोर्स करवाता हूँ मैं, वो करवा देता हूँ 6 महीने का। बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट, यू नो हाउ टू लुक ग्रेट, हाउ टू फील गुड। तो पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो ग्रूमिंग सेशन ले लो। ग्रूमिंग सेशन स्टार्ट होते हैं, मार्केट में आते हैं ग्रूमिंग सेशन, एटिकेट्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ये सब होते हैं। 6 महीने में आ जाती है, पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। 6 महीने पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी बच्चों। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताओ जी। ये उसी की बात कर प्रथम, नहीं ये पारस। हाँ जी पारस, तो पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, आपने कहा था ना पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, तो कैसे? हाँ 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 हाँ, ये बात, ये बात जो बोल रही है इसी, देखो जी, आप लोगों ने बोला सीएमए कोर्स करना है, उससे किसी ने बोला कि वैल्यू डेवलप होगी, आप ही की बातों से बातें निकाल के ही मैं बताने वाला वैल्यू। फिर आपने बोला पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, राइटिंग दिखाई दे रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपने बोला, वो है नॉलेज, वो है नॉलेज। जो भी आपका वैल्यू डेवलप होने वाली है, जो भी पर्सनालिटी डेवलप होने वाली है, वो इस वर्ड से होने वाली है, नॉलेज से। दैट इज द की थिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन, विच आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इन माई क्लासेस, क्योंकि माई सब्जेक्ट इज टैक्सेशन। और ये भी एक थ्योरी है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन लॉ, बट इट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज अ नॉट अ डेड थियोरिटिकल सब्जेक्ट, बिकॉज बेस्ड ऑन लॉ। और यहां पर हर सब्जेक्ट की तरह जो की चीज आने वाली है वो है नॉलेज। छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसी नॉलेज की पॉइंट पे रखेंगे। हमारा इनकम टैक्स एक्ट, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी मैं डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स सब बताऊंगा। पहली बार इनकम टैक्स एक्ट 1860 के अंदर आया, फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स एक्ट। यू नो इनकम टैक्स, कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ समझा हुआ है, कुछ वर्ड पता है इनकम टैक्स कुछ होता है चीज? वैसे मैं ये मान के मैं चलूंगा कि यू डोंट नो एनीथिंग। आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब फ्रॉम द बॉटम I gradually will reach the top. So don't worry. If you have studied anything, science background है, arts background है, doesn't make any difference for my subject. So I'm going to start from scratch. तो एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट पहली बार आया 1860 में, 1860 में हमारे हिंदुस्तान में पहली बार इनकम टैक्स आया था। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स लेके आए थे। उसके बाद जो अब लेटेस्ट इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे जो अभी चल रहा है, दैट इज 1961। लेटेस्ट इज दिस। हर 10-20 साल बाद एक्ट बदल जाता है। जैसे पहले कंपनीज एक्ट
1956 था, अब कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, बदल गया ना। अगर मैं आपको दो तरीके से पढ़ा सकता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया पहली बार हिंदुस्तान में कब इनकम टैक्स एक्ट आया था, तो आप क्या बोलोगे 1860। ये हो गया रट्टाफिकेशन अप्रोच, दिस इज कॉल्ड रट्टाफिकेशन। दोबारा से, पहली बार इनकम टैक्स एक्ट कब आया, बोलो बोलो 1860। पहली बार कब आया, हो गया, रट लिया। रट के भी काम हो सकता है, रट के भी सीएम में बना जा सकता है, सीए बना जा सकता है, सीएस बना जा सकता है, लेकिन रियल सक्सेस लाइफ में रट के नहीं मिलती। जब तक उस चीज के पीछे का रीजनिंग नहीं आप समझेंगे, यू विल नेवर गेट सक्सेस। समझ रहे हैं? जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखेंगे, चाहे राकेश झुनझुनवाला देख लें, मोदी जी देख लें, जितने भी आप लोग देख लें, वो खाली चीजों को ऊपर तक नहीं देखते, उसके अंदर घुस जाते हैं और उनको पूरा A to Z आता है किसी भी चीज का। अगर मैं कपिल शर्मा की बात करूं, ही नोज एवरीथिंग अबाउट कॉमेडी। कितने कॉमेडियंस आए, कितने चले गए, बट इसका शो चलता रहता है। अमिताभ बच्चन साहब, कितने एक्टर्स आए उनके टाइम के, ऊपर भी चले गए, नए एक्टर्स हैं, स्ट्रगल करते हैं, ये चलते जा रही हैं। मोदी जी को देख लीजिए, राइट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर, चलते जा रहे हैं। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनके डिसीजंस को, वो आपकी राइट है, लेकिन ही स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही पोजेसेस A to Z ऑफ लीडरशिप। उनके पास लीडरशिप के सारे गुण हैं, उन्होंने पूरा समझ रखा है किस तरीके से लीडरशिप होती है। तो इसी तरीके से मैं आपको रटवा देता हूं 1860, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता आप लोगों को 8 या लाख 10 लाख से ज्यादा की नौकरी मिलेगी। और हमारा एम यह है कि हमारा पहला पैकेज हो 15 लाख, 20 लाख का, 30 लाख का, और इसमें काम आएगा अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। मैंने बोला 1860 में इनकम टैक्स एक्ट आया था, रट लो। लेकिन अगर मैं इसका रीजनिंग बताऊंगा, तो रीजनिंग बताने के बाद इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू ये क्यों आया। रीजनिंग, आई थिंक स्पेलिंग इज राइट, रीजनिंग। आजकल व्हाट्सएप के जमाने में ना हम लोग की सारी स्पेलिंग्स खराब हो गई हैं, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में RSN लिख देंगे। तो अगर मैं इसका रीजन बताऊं, रीजन है मंगल पांडे। अब बोलोगे सचिन सर मंगल पांडे रीजन है इनकम टैक्स एक्ट आने का? आपने सुना है मंगल पांडे की कहानी? हिस्ट्री पढ़ी होगी आप, यू माइट हैव स्टडीड हिस्ट्री इन योर स्कूल इन 8, 9, 10। मंगल पांडे was the first freedom fighter of India, first freedom fighter. He was the person who started the revolt against the British Empire. उसके बाद तो, and when did he start this revolt? 1857. He started the revolt in 1857. और 1857 में जब ये मंगल पांडे ने अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया, तो स्प्रेड होने लग गया पूरे इंडिया में। हर जगह लोग बोलने लगे ब्रिटिशर्स को भगाओ भगाओ भगाओ। अल्टीमेटली 90 साल के बाद हमें आज़ादी मिली, मोटा मोटा 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिली। तो 1857 में स्टार्ट हुई चीज़, 1947 में जाके वो ख़त्म हुई। अच्छा, अब ब्रिटिश एम्पायर को टेंशन हो गई थी उस वक्त, ब्रिटिश एम्पायर को टेंशन हो गई थी। क्या टेंशन हो गई थी? अरे यार ये लोग ना विद्रोह कर रहे हैं, हमें छोड़ना ना पड़ जाए। उनके पास मनी की कमी थी उस वक्त, दे लैक्ड फंड्स उस टाइम, क्योंकि आई थी शायद, कब आए थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी, कब आई थी इंडिया में? अप्रोक्सीमेटली 1850 के आसपास ही आई होगी। कब आई थी, कुछ है आइडिया? इतना हिस्ट्री का तो वैसे कब आई थी इतना मुझे भी आइडिया नहीं है वैसे, छोड़ो। तो पैसे की कमी थी ब्रिटिश एम्पायर के पास। पैसे के लिए उनके चाहिए थे गोला बारूद, चाहिए थे एम्यूनिशन, चाहिए थे सोल्जर्स मंगवाने थे। तो उस टाइम पे जेम्स विल्सन साहब वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। जेम्स विल्सन वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने कहा क्वीन को कि लेट्स इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन इंडिया। अभी तक इनकम टैक्स हिंदुस्तान में लगता नहीं था, उससे पहले लगता था लगान। उससे पहले क्या लगता था? लगान। वो लगान भी एक मूवी आई थी आमिर खान की, अगर आपने देखी है, वो क्रिकेट के ऊपर कुछ था। तो लगान क्या था? टैक्सेस दिए तो जाते थे बट नॉन मॉनेटरी वे में दिए जाते थे। तो किसान फसल का कुछ हिस्सा दे देता था, कुम्हार घड़े दे देता था, नृतक नाचने वाला में भी एक कुछ परफॉर्मेंस दे देता था राजा के दरबार में जाके। नॉन मॉनेटरी, भाई टीचर है, गरीब बच्चों को पढ़ा देता था। तो कोई मॉनेटरी अमाउंट से टैक्स दिया नहीं जाता था। तो उन्होंने कहा लेट्स स्ट्रक्चर इट एंड लेट्स इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम।
और इसी कारणवश इनकम टैक्स एक्ट पहली बार 1860 के अंदर आया, बिकॉज 1857 में देयर वाज अ रिवोल्ट बाय मंगल पांडे. गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नीडेड मनी टू क्रश द एजिटेशन. जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए पैसा चाहिए था. पैसे क्यों चाहिए था? गोला बारूद मंगवाने थे, बंदूकें मंगवानी थी, तो उसके लिए पैसा चाहिए था. और फिर पैसा कहां से आएगा? इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस करके. तो अब दो तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हो. रट लो, 1860 में आया. अगर मैं ये पूछ लूं 1860 में क्यों आया, नाउ यू नो द रीजन बिहाइंड इट. सो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द रीजनिंग, एंड वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग, ऑटोमेटिकली माय डियर फ्रेंड्स वो नॉलेज जिसको हम की एम कर रहे हैं वो आ जाएगी. समझ रहे मेरी बात? तो स्टार्टिंग से ही वी विल ट्राई टू गो बिहाइंड द शब्द, क्योंकि कोई वर्ड्स जो होते हैं ना एक्ट में, द वर्ड्स डोंट हैव एनी रीजन. वर्ड्स के पीछे का रीजन अगर हम समझेंगे तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर. इफ आई गेट एंग्री विद यू एंड आई यूज सर्टेन रॉन्ग वर्ड्स, वो वर्ड्स को पकड़ने से क्या फायदा है? आप उसके पीछे जाओ, पूछो कि सचिन सर आपने गुस्सा क्यों किया, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई माइंड सेट. तो जब गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो वर्ड्स तो लिख देती है बिल के अंदर, एक्ट के अंदर, लेकिन उसके पीछे का अगर इंटेंशन अगर आप समझ पाएंगे, इट विल बिकम वेरी इजी टू मेमोराइज द थिंग्स. एक तो याद करना इजी हो जाएगा. अब मैं बार बार आपसे पूछता रहा हूं 1860 में क्यों आया, अब आपको स्टोरी याद हो गई. तो हर चीज के पीछे की एक स्टोरी है. वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन द स्टोरी. तो स्टोरी याद करने से ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती है. एक दूसरा एग्जांपल मैं और दूंगा. आपको पता होगा हमारे इनकम टैक्स के अंदर एक मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट होती है. एक मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट होती है कि अगर आप इससे ऊपर कमाएंगे तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा. अगर आप इस तक कमाएंगे तो इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है. कुछ आइडिया है आप लोगों को? एनीवन हैविंग एन आइडिया? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार मुझे बताइए, व्हाट इज दैट एग्जेम्पशन लिमिट जो इनकम टैक्स में है? व्हाट इज दैट एग्जेम्पशन लिमिट जो इनकम टैक्स में अगर आप यहां तक कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना? दैट कट ऑफ पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट. कुछ आइडिया है? पढ़ रखा हो कहीं ना कहीं, एनीवेयर? तुक्का गेस, वाइल्ड गेस. 5 lakhs. चलो, एनीबडी एल्स? 7 lakhs. ये 7 lakhs ने बोला, ये इसने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है. 7 lakhs तो नहीं है वो, बट 7 lakhs. चलो और बताओ. जहां तक अगर आप कमाओगे इनकम टैक्स नहीं देना. अब तो तुक्के मार रहे हो, रहने दो. चलो जी, हाँ जी, मैं बताता हूं. द लिमिट इज मोटा मोटा 3 lakhs. ये 5 lakhs वाली लिमिट भी कहीं ना कहीं लागू हो जाती है. 7 lakhs भी गलत नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों को पता नहीं है, तो लेट्स सिंपली कीप इट एट 3 lakhs. कि 3 लाख तक अगर आप साल में कमाते हो इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है. लगभग 25,000 महीना, क्योंकि 25,000 इंटू 12 करेंगे तो 3 लाख रुपए. अब इसका भी दो तरीके से याद किया जा सकता है. व्हाट इज द एग्जेम्पशन लिमिट? एग्जाम में आ जाए एमसीक्यू में, तो आप क्या बोलोगे? 3 लाख. तो 3 लाख तक जो कमाएगा उसको इनकम टैक्स देना नहीं है. 3 लाख तक जो कमाएगा इनकम टैक्स देना नहीं है. लेकिन अब ये रटने से, 3 लाख तक जो कमाएगा इनकम टैक्स देना नहीं है, लेकिन अब ये रटने से कोई मजा आ रहा है? अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझ लें. बताइए व्हाट इज द लॉजिक. मैं बताता हूं. लॉजिक इज, आपने सुना होगा मास्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स इकोनॉमिक्स में. देखो टैक्सेशन ना इकोनॉमिक्स से लिंक्ड है थोड़ा थोड़ा, तो उसकी इकोनॉमिक्स की बातें अगर हम समझ लें तो हमें टैक्सेशन की जो क्यों आया वो टैक्स वो समझ आ जाएगा. मास्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स में ये बताया गया था कि पहले जब पैसा होता है हम उससे अपनी बेसिक और सस्टेनेंस की नीड पूरी करते हैं. बेसिक, रोटी कपड़ा मकान की नीड्स पूरी करते हैं. एक्स्ट्रा पैसा आता है, फिर हम अपनी लग्जरी की नीड्स, फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल्स, वो सब बेकार की बातें, जो भी है बेकार कह लो, असली कह लो, हैं. अब बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तो आप किसी और को क्या दोगे? तो गवर्नमेंट कहती 3 लाख रुपए साल में हम ये मान लेते हैं आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी 25,000 महीने में. फैक्ट है. घर में खाने का बिल और अगर किराए विराए पे ना रहते हो तो रोटी कपड़ा मकान आई थिंक 25,000 में मिडिल क्लास फैमिली का गुजारा हो जाता है. किसी की 40,000 में होता होगा, किसी का 10 में होता होगा,
25-30 हज़ार में एक मिडिल क्लास फैमिली, अब फैमिली ऑफ 4 का गुजारा राशन वाशन में हो जाता है। बोलो हाँ या ना। वैसे तो आजकल पैसे की कोई लिमिट नहीं है, 2-2.5 लाख रुपए भी कमा लो महीने का, वो भी कम पड़ता है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, तो गवर्नमेंट ने ये उस पॉइंट को देखकर एग्जेम्पशन बनाई कि अगर आप साल में 3 लाख तक कमाते हो, अपने पास रखो, अपने रोटी कपड़ा मकान राशन के खर्चे पूरे करो, उसके ऊपर अगर आप कमाओ तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हर एक चीज के पीछे का लॉजिक है। एंड वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, टैक्सेशन बिकम्स अ चाइल्ड्स प्ले। टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे बच्चे का होता है ना खेलने वाली टॉय, वैसे हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए जहां पर अब आपको मैं पूछ लूं तो आप आंसर देने वाले बन गए। बताइए जी, क्यों इनकम टैक्स 1860 में आया? व्हाई इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1860? बिकॉज ऑफ revolt of Mangal Pandey, and British Empire needed money, and money was to be earned by introducing income tax. And who was the finance minister at that point of time? जेम्स विल्सन। देखो कहानी के मतलब में आपको 5-6 फैक्ट्स याद हो गए। अच्छा, इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट जनरली क्या है? व्हाट इज द एग्जेम्पशन लिमिट? 3 lakhs। अब ये 3 लाख क्यों दिए गवर्नमेंट ने? अपनी बेसिक नीड्स पूरी करो। वही कहावत भी तो है, भूखे पेट भजन नहीं होता। भाई आपके भाई 4 दिन से भूखे बैठे हो और एक कोई पिज्जा दे देता है आपको, तो आपका फ्रेंड बोलता मुझे देगा क्या? पहले मैं अपना पेट तो भर लूं, मैं 4 दिन से भूखा बैठा हूं, तुझे क्या दूंगा मैं? लेकिन अगर लार्ज साइज पिज्जा हो आपके पास, वो भी चीज बस्ट वाला, 2 स्लाइस खाने के बाद ही आप बस भाई और नहीं खाना, तू ले ले। तो वो दैट इज द लॉजिक, ये 3 लाख की लिमिट बनाई है। समझ गए मेरी बात? तो दैट इज द अप्रोच वी आर गोइंग टू डू। So guys, now let us understand about the syllabus first. Then my approach, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको. Let us now you copy down the syllabus. So guys, this is our paper number 7 of CMA. 100 मार्क्स पेपर है, हर बार की तरह हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का पेपर आता है। 50 मार्क्स वेटेज इज फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, 50 मार्क्स वेटेज इज फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, एंड 50 मार्क्स वेटेज इज फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें 2 सब्जेक्ट्स थे, एक डायरेक्ट टैक्स का अलग था, इनडायरेक्ट टैक्स का अलग था। जब सिलेबस अभी बदला गया इस साल लास्ट ईयर, उसमें अब क्या कर दिया, दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया है। सो ये इजी हो गया थोड़ा, मैं ये बोलूँगा मुश्किल हो गया। अच्छा खासा 2 सब्जेक्ट इजी थे, अब 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करके एक ही सब्जेक्ट बना दिया। हाँ, मेरी फीस थोड़ी कम हो गई, पहले मुझे 2 सब्जेक्ट की फीस मिलती थी, अब क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट डाउन द सिलेबस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो डायरेक्ट टैक्सेशन 50 मार्क्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन 50 मार्क्स। अब देखेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन में इनकम टैक्स एक्ट बारे में बताया गया 50 मार्क्स का, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी लॉस और कस्टम्स एक्ट। तो 3 टाइप के टैक्सेस हमें पढ़ने पड़ेंगे। एक पढ़ना पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी इनकम टैक्स एक्ट, देन द जीएसटी लॉस एंड द कस्टम्स एक्ट वी हैव टू स्टडी। So write down. All the students who have joined in, please write down the syllabus. DT is for 50 marks. We can call it DT also, and this we can call IDT. DT 50, IDT 50. एंड DT में वी विल बी स्टडिंग द इनकम टैक्स एक्ट। आज ये सारी टर्म्स पढ़ाएंगे आपको कि व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज कस्टम्स। आज ये सारी टर्म्स की चर्चा होगी क्लास में। जीएसटी लॉस या जीएसटी एक्ट्स कह लीजिए, कस्टम्स। आज ये भी डिफरेंस बताएंगे लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। पढ़ते हैं ना जीएसटी लॉस या जीएसटी एक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड अ लॉ, क्योंकि बुनियादी चीजें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट। द फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होंगी, यू कैन ऑलवेज आस्क बाय रेजिंग योर हैंड्स। Why you people are late? Traffic in the morning. You coming by bike? मेट्रो में जाम लग रहा था। अच्छा चलो, no issues. So this is the syllabus we are talking about for our CMA Inter. Direct text out and write down.
and duration of our batch will be 4 months. So by April end, our syllabus will be over. Duration of the batch will be 4 months for taxation because it's very vast. So by April end, it will be over. And this time, good news is exams might be in July 24, not in June, because of the election season. So there will be elections in May, June 2024, लोकसभा elections. तो स्वाभाविक है सीए के एग्जाम्स भी, सीएस के भी, सीएमए के सबके लेट होने वाले हैं. तो सीए वालों के जो एग्जाम मई में होते हैं वो भी जून में होंगे. आपके जून में होने हैं तो आपके पास जुलाई में होंगे. तो यू हैव एक्स्ट्रा मंथ्स टू स्टडी दिस टाइम. क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इन कोर्सेज में ना, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आती है. तो यू हैव टू हैव सम टाइम विद यू फॉर प्रैक्टिसिंग, फॉर रिमेंबरिंग, फॉर मेमोराइजिंग. क्योंकि एक मैंने वर्ड पढ़ा था, नो नॉलेज विदाउट मेमोरी. आप नॉलेज का लेके करोगे क्या, अगर चीज़ें याद नहीं रहती. तो याद रखने का तरीका यही है कि बार बार रिवाइज करें चीज़ों को. सो हाँ जी, हैव यू जॉटेड डाउन द सिलेबस? ग्रेट ग्रेट एवरीवन. चलो, सो गाइज, so as I told you, today's class is all about introduction. So let us now discuss what my approach has been or will be. चलिए. So guys, as I told you, my approach will be, first is understanding. We are going to understand the things. We are not going to ratify the things. क्योंकि मैंने खुद अपने सीए में कभी जिंदगी में कोई चीज़ रटी नहीं. 2 लाइनें भी I have not एवर रट्टाफाइड. मैंने जिंदगी में मुझे कोई 2 लाइनें दे दे तो 2 लाइनें रट नहीं सकता मैं पहले उस लाइन. तो माई अंडरस्टैंडिंग अप्रोच विल बी देयर. द लॉजिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाई द थिंग्स आर देयर. वी आर नॉट गोइंग टू रट्टाफाई द थिंग्स. दैट्स द बेस्ट पार्ट. तो अगर रट्टाफिकेशन अप्रोच देख रहे हो तो डोंट ज्वाइन माई क्लासेस. आई डोंट फोर्स थिंग्स. मैं कोई स्पून फीड नहीं करता, ये चीज़ ऐसी है रट लो. हाँ, अगर लॉ ने कहा है चीज़ को रट लो तो मैं बता दूंगा. लॉ ने कह रखा है कि ऐसा चीज़ होती है तो ऐसी होती है. दूसरी बात, वी विल बी हैविंग द क्लास नोट्स. यस गाइज, आई विल बी गिविंग यू द क्लास नोट्स along with books of IGP. Along with books of IGP, these books will be containing the provisions. This book will be containing the provisions. This book will be containing the subjective questions, and this books will also be containing the objective questions. Yes, past examinations questions we are also going to practice in the class. Past examination questions along with regular tests. So these 5 things we are going to follow in our classes: the understanding, the class notes, the books of IGP, past examination questions and regular test. बस मैं आप लोगों से 2 या 3 चीजें की अपेक्षा रखता हूं. अगर आप बोलो तो मैं आगे बताऊं. बताओ, रेडी हो? जो मांगना दे दोगे? प्रॉमिस है? इज इट अ प्रॉमिस? मुकरोगे तो नहीं? बोलो हाँ या ना. चलो, ग्रेट. वन इज, आई वॉन्ट योर अटेंशन इन द क्लास. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अटेंशन मीन्स यू डोंट हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर थॉट्स. जनरली होता क्या है कि हम ना अपने आप में जिंदगी में खोए हुए होते हैं. अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में इतनी होती हैं, कहीं कहीं बच्चों के तो बहुत ज़्यादा होती हैं. आई डोंट नो व्हाई. कभी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम्स हैं, कभी प्यार की प्रॉब्लम. आई डोंट नो क्या आजकल बच्चों को हो गया है. सो आई वॉन्ट ignore all the problems for 3 to 4 years of your life. Kindly ignore all your problems, whatever the financial problems are, legal problems are, love problems are. I want your full focus. That is very important. क्योंकि ये courses आप कर तो लोगे, लेकिन अगर आपका फोकस है तो अगर आपका सर बोल रहे हैं सचिन सर मैं 3-4 साल तक अब सब कुछ सेक्रीफाइस करने को रेडी हूँ, मैं पार्टिंग छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तो फिर मैं गारंटी से कहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीएमए बनने का सपना पूरा होगा. बिकॉज दीज कोर्सेज रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ फोकस इट रिक्वायर्स. ये कोर्सेज वो नहीं है जो अभी तक 12th के थे, बीकॉम के थे, जहाँ पर आपने थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा छोड़ दिया. ये चीज़ें ऐसे नहीं होती. बिकॉज यू नो हाउ मेनी CMAs आर देयर इन इंडिया राइट नाउ? हाउ मेनी CMAs? 1 लाख के अराउंड. अभी 1 लाख टच भी नहीं किया है. यू नो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख. What is the population of India right now? 130 करोड़ लगा लें, वो बढ़ते जा रही है. एक हर साल एक ऑस्ट्रेलिया निकाल देते हैं हम लोग. सो 130 करोड़.
130 crores is right, zeros, 110. This is approx 0.008% of the population. So you are amongst 0.008% of the population. मतलब अगर बोला जाए 13,000 में एक, अगर हम 5 जीरो काट दें, 5 जीरो यहां से काट दें, तो 13,000 में एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। या मैं बोलूं 1 लाख में कितने हो गए, 6 या 7, 6.5 7 कर लो, 7 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो डिमांड इज ह्यूज फॉर दिस कोर्स, नो डाउट अबाउट दैट। ये दिमाग से ना भ्रांति निकाल देना कि सीए वाले ज्यादा कमाते हैं, सीएमए, बहुत बार लोग बोलेंगे आपको, बहुत बोलेंगे लोग, अरे यार सीए ज्यादा कमाता है, सीएमए कोर्स का स्कोप नहीं है, अरे यार सीएस का ज्यादा स्कोप है। मैं सच बताऊं, मैम तो प्रैक्टिकल लाइफ में है, मुझे सीए करे ही 15 साल से ज्यादा हो गए। सो मैंने क्या देखा है, डिग्री होनी चाहिए बाबा आपके पास। whether the degree is CA, CS, CMA doesn't make any difference। मुझे लगता है तीनों चीजें सेम है। डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं चर्चा, और एक चीज और चाहिए लाइफ में जीतने के लिए। आप जिंदगी में हर चीज जीत सकते, एवरी डैम थिंग यू कैन विन, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। अगर ये तीन चीजों का संगम आपके साथ है ना, दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। वन इज डिग्री। डिग्री इसलिए चाहिए क्योंकि चढ़ते सूरज को सलाम होता है। कहीं भी नौकरी में जाओगे ना, सर आई हैव द नॉलेज, आई लुक गुड, आई हैव द कॉन्फिडेंस, आर यू क्वालिफाइड? नो, गेट आउट। चक्कर ये है। हाँ, अपना स्टार्टअप खोल रहे हो फिर बात अलग है, अपना बिजनेस कर रहे हो उसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट, आजकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मच मोर, अपना स्टार्टअप भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ना लोग वो ना जो चीज सामने दिखती है ना, लोग उसको ज्यादा वैल्यू करते हैं। एक बिना डिग्री के नॉलेजेबल बंदा और एक डिग्री वाला नॉन नॉलेजेबल बंदा भी हो, चलेगी हमेशा किसकी? डिग्री वाले की। बात समझ रहे हो? जैसे एमएलए हो या एमपी हो, उसके डिग्री हो गई ना, उसकी चल एक पहचान हो गई, एमएलए है जी, एमपी है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी, नाम होता है। समझ रहे हो? इलेक्शन में हार गया, अकलमंद तो बहुत था, लोग क्या बोले, देख 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 देख। बात समझ रहे हो? तो ये पूरी वर्ल्ड ही ऐसी है कि चढ़ते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। बात समझ आ गई? तो ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आएगी आपको अटेंशन और फोकस से। तो 3-4 साल आप लोगों को क्लासेस में, हर क्लास के अंदर अटेंशन और फोकस देनी है, और मेरी क्लास में स्पेसिफिकली यस। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज रिविजन। सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज रिविजन। तो यू हैव टू मेक समरी नोट्स। देखो क्लास में हम नोट्स लिखवा देते हैं, लेकिन समरी नोट्स आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद बनाने हैं। क्या करना है, एक A4 साइज का, आप वो 500 शीट्स आती है ना, वो रिम कहते हैं उसको, व्हाट यू कॉल रिम, वो जो आपका फोटो स्टेट पेपर नहीं होता, तो वो एक रिम ले आना। 200-250 रुपए का आता है यार, इतना तो सब मुझे लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो आजकल, इतना तो बर्गर पिज्जा में उड़ा देते हैं आजकल के बच्चे। तो एक रिम ले आना 500 शीट्स का। एवरी क्लास के आप समराइज नोट्स बनाएंगे। जैसे कोई रजिस्टर दीजिए मुझे एक बार प्लीज, जस्ट गिव मी अ रजिस्टर। हाँ जी, एक बार आ जाओ देने, मैं वापस कर दूंगा, डोंट वरी, आई विल गिव इट बैक। हाँ, दीज कोर्सेज लिटरली ड्रेन्ड माई एनर्जी फ्रॉम इनसाइड। रशर, आई कैन अंडरस्टैंड यार, ये कोर्सेज में ना ये बच्चे को मर्द बना देते हैं, ये फैक्ट है। तो मैं आपको झूठ तो नहीं बोलूंगा, ये कोर्सेज मैं इसलिए आज की क्लास इसीलिए आप लोगों को सारा सब्जेक्ट के बारे में और ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये हो गया ना शीट्स, मैं फाड़ लूँ पेज, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो वो ऐसे A4 साइज के ना, आप रूल शीट्स भी ला सकते हैं, मार्केट में मिल जाती हैं, स्टेशनरी वाले के रूल शीट्स भी मिलती हैं, और प्लेन वो A4 साइज के भी मिलते हैं। रूल में क्या होता है, लिखोगे तो सामने आ जाएगा। ऐसे लगा लीजिए 4 महीने में हमारी हो गई 4, 16, 32, 50, 60, 70 क्लासें हो गई। तो 50, 60 क्लासेस के अंदर आपके पास 50-60 पेजेस होंगे, और हर क्लास का जो निचोड़ होगा, जिस्ट होगा, वो आगे पीछे आपने लिख रखा होगा। तो आपका डर सारा खत्म हो जाएगा कि सचिन सर की क्लास में, टेक्स्ट क्लास में 70 क्लास में हुई, 60 क्लासें हुई, ये याद करना है मुझे। वैसे तो आपके 4-5 रजिस्टर भर जाएंगे ऐसे मोटे मोटे, अब बाद में उनको खोलोगे ना तो भूत निकलेंगे इसमें, इतने सारे हो गए यार, कैसे रिवाइज करें यार, कैसे करें और लास्ट के 10 दिन में यू नीड टू हैव थिंग्स विच आर वेरी कंसाइज
एंड प्रिसाइज। और एक सब्जेक्ट तो है नहीं आप लोगों के पास। हाउ मेनी ग्रुप्स यू आर गिविंग, 1 और 2? बोथ, माय गॉड, बोथ ग्रुप्स में लगा लो कितने सारे पेपर हो गए आपके, 8 पेपर्स हो गए। 8 पेपर्स को याद रखना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। असंभव है हर चीज को याद रखना। तो हर सब्जेक्ट में क्या करेंगे, जैसे आज की क्लास हमारी खत्म हुई, आपने समरी बना ली, सचिन सर ने आज बोला था अभी तो मैं जनरल पॉइंट्स ही डिस्कस किए, एग्जैक्टली पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1860, एग्जेम्पशन लिमिट इज 3 lakhs। वो की पॉइंट्स लिख लोगे, और की पॉइंट लिखने से क्या होता है, उसके बाद आपने उसको 15 दिन नहीं भी देखा, खोला फर्स्ट क्लास में 1860 3 लाख हो गया। दिस इज जस्ट लाइक अ मूवी। हाउ मेनी, कुछ लेटेस्ट मूवी कौन सी देख के आए हो आजकल आप? एनिमल देख ली थी, क्या बात है। चलो एनिमल मूवी देखी, अब अच्छी लगी बुरी लगी, लेट्स नॉट डिस्कस। अब उसकी स्टोरी अभी तो याद होगी आपको, लेकिन आफ्टर अ मंथ उसका एक एक सीन पूछूं मैं, इस सीन में क्या हुआ था, क्या हुआ था, विल यू बी एबल टू टेल मी? नो। ऐसा ही होता है क्लास के अंदर, आज तो याद रहेगा, 3 दिन 4 दिन के बाद यू विल बी एबल टू, यू नो, इट विल कम आउट ऑफ योर माइंड। लेकिन मैं बोलता बेटा पिक्चर देखते वक्त पेन पेपर ले जाना साथ में, और जब एक एक सीन क्या हो रहा है लिखते चले जाओ। यहां पर रणबीर कपूर है, वो कौन है, रणबीर कपूर था उसमें, रणबीर कपूर कब आया, क्या पहन रखा था उसने, जूते थे, उसके बाद नंगे पैर आया था। या फिर दूसरा बॉबी डियोल है, वो जो सिर पे ग्लास लेके घूम रहा है, अच्छा बॉबी डियोल कब घूमा ग्लास लेके, कौन से टाइम पर, तो वो आपके पास एक नोट्स हो गए। अब ये नोट जिंदगी भर तक आपको खोल के आप बता सकते हो, एनिमल मूवी के मैं बताता हूं पहला सीन में ये हुआ, दूसरे सीन में ये हुआ। दिस इज द पॉइंट। तो डोंट कीप एनीथिंग इन योर माइंड, जस्ट जॉट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो क्लास में जो नोट्स लिखवाए 20 पेज भरे एक क्लास में, बट समरी तो आपके ये है। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन टैक्सेशन, दिस इज द ओनली वे यू हैव टू डू इट लाइक दिस। तो ये प्लीज आप समरीज बनाना है। मैं बता दूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे 2 महीने तक तो समरीज बनाते हैं, उसके बाद जब प्रेशर बढ़ने लग जाता है समरीज छूट जाती है, फिर वो पता ही नहीं चलता समरीज कहाँ खत्म। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, इमोशन लेस हैं, वो पूरी समरीज एंड तक बनाते हैं। और माइंड यू, मार्क माई वर्ड्स, जिन लोगों ने समरीज बनाई हैं वो फेल नहीं होते। इतना सिंपल सी काम, जैसे वो रात को ब्रश करना, मैं हर रोज बोलूंगा आपको ब्रश करनी है रात को, 4 दिन तो आपको एक्साइटमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू ब्रश इन द नाइट, है ना? अगर मैं आज आपको बोलूं ब्रश करना है तो कुछ भी नहीं काम, लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशन जब रात को नींद आ रही होगी और सचिन सर ने कहा था ब्रश करना है, आप देखना नहीं कर पाओगे। So it's things are very simple in life. Disciplined approach is required. चलो मैं आज आपको 2 कमिटमेंट ले रहा हूं आपसे, आप ब्रश करेंगे, मैं पूछूंगा रोज, obviously I'm not there to ask you all these things, but this is just to show that are you able to control your emotions. तो आपको समरीज बनानी है, वो समरीज अगर आप हफ्ते वाइज 10 दिन में मुझे दिखाते भी रहें कि सचिन सर हमने ये समरीज बनाई है, तो इट विल बी गुड थिंग, मैं आई कैन टेल यू ऑल्सो। हाँ जी, अरे रशर आई टॉक टू यू, डोंट वरी, विल हैव अ चैट, डोंट वरी, आप टेंशन ना लो, हम है तो क्या गम है। चलो, सो दूसरी बात बेटा, रिवीजन आपको करनी है। तीसरी बात, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ये सारी बातें इसलिए लिखवा रहा हूं कि डॉक्यूमेंटेड है, बाद में ये ना बोलना कुछ कम ज्यादा हुआ, मैं बोलूंगा मेरे तो कमिटमेंट सी कंडीशंस अप्लाई, हर कॉन्टेस्ट के नीचे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। डॉक्टर भी बोलता है सावधानियां बरतना, अगर बीमारी ठीक नहीं हुई ना, डॉक्टर बोलेगा मैंने सावधानी, मैंने पहले बता देता हूं। सो अगर आप अटेंशन आपको देनी है, ये आंखें नहीं मटकानी है जो तुम मटका रहे हो ना, यही दिखाना चाह रहा हूं ओए यही तो मैं बता रहा हूं यार, दीज कोर्सेज आर इन अ डिफरेंट लीग, इट विल टेक टाइम। देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को समझ आए फेल होने के बाद, दैट आई डोंट वांट। ये चीज समझ आ जाएंगी, कसम कह रहा हूं बाय गॉड, ऑल दिस थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड एक अटेम्प्ट के बाद। आई डोंट वांट दैट फर्स्ट अटेम्प्ट टू गो, which is your best attempt. You people are fresh, young, energetic, even I am that, but still I want every one of you to clear the exam in first attempt. मैं बोलता हमेशा हूं, लेकिन जो मानेगा उसी को मिलेगा, otherwise it's your wish. तो attention, focus in the class, practical questions you need to solve. तो क्लास के अंदर भी हम क्वेश्चंस देंगे, yes, क्लास के अंदर क्वेश्चंस I'll make you solve it, homework questions I'll make you solve it, and then your study mat questions. बस, that's it.
You only have to solve these three types of questions. Class questions I'll do in the class. Homework questions I'll give you for homework, then you have to show me, and study mat questions you have to do. That's it. So if you can follow the three things, mark my words, I can guarantee you, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, 90 नंबर आ जाएंगे. लेकिन ये तीनों चीजें फॉलो करनी है. वन इज अटेंशन फोकस, जिसमें सब कुछ आ गया. डिसिप्लिन आ गया, रेगुलरिटी ऑफ द क्लास आ गई, जाना है जी, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, क्लास अटेंड करनी है. मिस हो गई इमरजेंसी में, यू कैन डू इट. तो इसी में सब कुछ, डिसिप्लिन सब कुछ इसी में आ गया भैया, सबका आपका सब कुछ इसमें आ गया. दूसरी चीज रिवीजन करनी है, समरी नोट्स बनानी है. तो समटाइम्स ऐसा होगा पूरे दिन क्लास लेने का तो आपका टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन नोट्स तो बनाओ. यू आर कमिंग बाय मेट्रो, यू कैन मेक इन द मेट्रो ऑल्सो. एंड थर्ड इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व. तो तीनों काम अगर आप कर लोगे, मार्क माई वर्ड्स, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, आपकी इजिली 80-90% आराम से आ सकते हैं टैक्सेशन के अंदर. और टैक्सेशन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपकी नैया बचेगी पहले ग्रुप में. इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे तो जो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है कि 50% लाने हैं, वो बच जाएगा. ठीक है, लिख लो, ये खाली पॉइंट्स लिख लेना. अटेंशन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. थैंक यू बच्चे, थैंक यू. Please write down. Attention, revision, and practical questions. Don't worry, I'm going to hold your hand and make you clear these exams. Don't worry. But you can't clap with one hand. It's both ways. टीचर पढ़ा रहा है, आपके अंदर वो जोश ही नहीं है, उमंग ही नहीं है, जबरदस्ती पढ़ रहे हो तो क्या फायदा क्या है. सो अटेंशन, फोकस, रिवीजन, समरी नोट्स यू हैव टू मेक, एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्लास क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस, स्टडी मैट क्वेश्चंस. बेस्ट पार्ट ये, कोई डेड थ्योरी नहीं है हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स या पूरे टैक्स के पेपर में. डेड थ्योरी नहीं है कि रट्टे मारने, ऐसे करने. हर चीज के ऊपर क्वेश्चन है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी अपने आप क्लियर होती चली जाएगी. चलिए, सो नाउ आई हैव टोल्ड यू माय अप्रोच. And now I've told you about the subject, I've told you about me. बाकी मैं अपनी बड़ाइयाँ नहीं कर रहा, वो आपको हल्के हल्के मैं अपने बारे में बता दूंगा कि ये क्या, अपने बारे में बताने का क्या फायदा है. चलिए, so guys, I'm going to start now with certain questions which you need to understand, certain concepts which you need to understand. क्योंकि टैक्स क्या होता है, लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होती है, नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, कोर्ट जजमेंट्स क्या होती हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या, इनडायरेक्ट टैक्स क्या, बेसिक थिंग्स यू नीड टू नो. सो गाइज, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज टैक्स? लिख लीजिए in your registers. Now we are going to start with the proper class. What is tax? Hanji, anyone online, offline, please guide me. What is tax? अगर हम टैक्स को डिफाइन करें इन सिंपल लैंग्वेज, व्हाट इज टैक्सेशन और व्हाट इज टैक्स? या great, very good. Any other definition you want to add to it? ठीक है, ठीक है, चलो, nice. Anybody wants to add? Offline or online? Guys, the answer to this simple question is tax is lagan. As I told you earlier, it was non-monetary क्योंकि करेंसी सिस्टम नहीं था. लेकिन जब करेंसी सिस्टम डेवलप हो गया, so taxes have become monetary. So tax is a compulsory charge imposed by the government under any law. Write down. Tax is a compulsory charge imposed by the government under any law. Compulsory charge imposed by the government under any law. हाँ जी बच्चों, प्लीज राइट डाउन. कंपल्सरी को अंडरलाइन करिए. कंपल्सरी मींस मैंडेटरी. इज इट ऑप्शनल और मैंडेटरी? मैंडेटरी. ऑप्शनल नहीं है भैया. व्हाट इज द चार्ज? इट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी चार्ज. नॉन मॉनेटरी चार्ज को क्या कहते हैं? वो लगान होता था, इट इज मॉनेटरी. इट इज मॉनेटरी.
गवर्नमेंट कहती है भाई शिक्षक हो ना, तुम्हें गरीबों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम पैसा दे दो, हम गरीबों की पढ़ाई करवा लेंगे। तुम डॉक्टर हो ना, तुम्हें इलाज करने की जरूरत नहीं गरीबों का, तुम पैसा दे दो, हम इलाज करवा देंगे सरकारी अस्पतालों में। तुम अपने आप जा जाके काम मत करो, हाँ करना अपनी मर्जी से कर लो, लेकिन आप पैसा हमें दे दो, पता नहीं तुम जाके क्या करो क्या ना करो, लेट अस डू इट। हाँ जी, इम्पोस्ट मीन्स लेवीड, लगाया जाएगा, लेवीड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लगाएगी गाइस टैक्स। कल मैं यहां पर टैक्स लगा देता हूं या आशीष सर टैक्स लगा देते हैं, हम फीस ले सकते हैं, चार्ज ले सकते हैं, लेकिन हम टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट का मतलब दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट का मतलब सेंटर और स्टेट बोथ। अच्छा, गवर्नमेंट ही क्यों लेके आती है टैक्स और आप लोग क्यों नहीं लगा सकते? इसके पीछे भी कोई रीजन है या रट ले बस गवर्नमेंट लगाती है? हम क्यों नहीं लगा सकते? हम क्यों नहीं लगा सकते टैक्स? आप तो कह रहे हो गवर्नमेंट लगाएगी, सरकार लगाएगी, हम क्यों नहीं लगा सकते? तो लगा लो अपने हिसाब से, गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगा रही है, आप अपने हिसाब से लगा लो। नहीं मैं तो फेयर हूं, मैं तो फेयर ही हूंगा। मैं 4 गुंडे ले आऊंगा, I'll bring 4 गुंडास टू रिकवर द टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ नहीं किया हुआ, तो वी आर बाउंडेड बाय द, जितने भी हमारे देश के लॉज हैं, लॉज का बाप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चाहे इनकम टैक्स लॉ हो, कंपनी लॉ हो, कोई भी लॉ हो, सबके ऊपर सुप्रीम लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन। आइए जरा इस बात को समझते हैं, थोड़ा इसी पॉइंट को समझते हैं। तो हमारे देश का जो सुप्रीम लॉ है वो क्या है? बोलो बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265। व्हाट इज आर्टिकल? सुनो, एक्ट में होते हैं सेक्शंस। सेक्शंस क्या होते हैं? व्हाट इज अ सेक्शन? एक्ट में बोलते हैं सेक्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो व्हाट इज अ सेक्शन? इंग्लिश वर्ड ऑफ मीनिंग ऑफ सेक्शन, पार्ट, हिस्से। सेक्शन 1, सेक्शन 2, समझ रहे हो? क्लास में सेक्शन नहीं होते, 7th A, 7th B, 7B, तुम्हारा सेक्शन क्या है? 7C है। तो सेक्शन मींस पार्ट्स। एक्ट के पार्ट्स को क्या कहते हैं? सेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। दोबारा से बोलते हैं, जैसे अलमारी में ड्रॉर्स, ड्रॉर 1, ड्रॉर 2, समझ गए? उसी तरीके से एक्ट के होते हैं सेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल 265 क्या कहता है? नो टैक्स शैल बी लेवीड, हाँ, इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता अनटिल एंड अनलेस लॉ परमिट कर दे। तब तक लॉ परमिट नहीं करेगा, टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो लॉ के अंतर्गत लगाया जा सकता है। ये 265 आर्टिकल कहता है। किस चीज का आर्टिकल है मुन्ना? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारे देश का संविधान कहता है कि अगर आपको हिंदुस्तान में टैक्स लगाना है तो लॉ की अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी मींस परमिशन। अब ये सर लॉ कौन बनाता है? लॉ तुम बनाते हो या मैं बनाता हूं? अब सुनो सुनो सुनो, आर्टिकल 246 कहता है, देखिएगा, लॉ कैन बी मेड बाय, लॉ कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, कि कानून, टैक्स लगेगा कानून की परमिशन के बाद, और कानून की परमिशन देगी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट किसके अधीन होती है? पार्लियामेंट किसके कंट्रोल में होती है? अभी सस्पेंड कर दिए थे ना ऑपोजिशन मेंबर्स, तो किसका कंट्रोल है पार्लियामेंट पे? गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ही है पार्लियामेंट पे। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? विधानसभा। और विधानसभा का कंट्रोल किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास।
तो लॉ ने टैक्स लगेगा, किसकी रजामंदी चाहिए? टैक्स लगाने के लिए किसकी रजामंदी चाहिए? टैक्स लगाने के लिए किसकी रजामंदी चाहिए? 265 क्या कहता है? किस लॉ की रजामंदी चाहिए। शादी के लिए जैसे पति पत्नी, लड़का लड़की की रजामंदी चाहिए। अब तो हो गई ना, पहले तो देखते ही नहीं थे रजामंदी उनकी। सो नो टैक्स शैल बी लेवीड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी मींस परमिशन, या वो उसको सैंक्शन करते। लॉ बनाने की पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास? हमारे पास तो है ही नहीं। तो हमारे पास जब लॉ बनाने की पावर नहीं है तो हम टैक्स लगा नहीं सकते, चाहे हम गुंडे भी रख लें, चाहे हम कुछ भी कर लें। दैट विल बी नोन एज लीगल और इलीगल टैक्स। इलीगल टैक्स, वो गुंडे लगाते हैं टैक्स, हफ्ता वसूली, और बेड़ो पैसा दे दे तेरा गेम बजा देगा अपन लोग, वो करते हैं ना, वो अंडरवर्ल्ड वाले टाइप्स। बट वो इलीगल है क्योंकि वो लॉ ने परमिशन नहीं दी, तो उसको आप मना कर सकते हो अपने रिस्क पर, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी भी मुद्दे पे केंद्र सरकार लॉ ला सकती है क्या? किसी भी टॉपिक पे कानून बन सकता है क्या? ये बताइए सोच के कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कानून बनाने की पावर उनके पास है। संसद से बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और विधानसभा से बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। वो किसी भी मुद्दे पे लॉ ला सकती है क्या? सोच के बताइएगा, किसी भी मुद्दे पे लॉ ला सकती है क्या? वो सिचुएशंस क्या हैं? बहुत बढ़िया, किसने बोला सिचुएशन? जब चलो तुक्के सही लगा रहे हो यार, वेरी गुड। सिचुएशंस, वो सिचुएशंस क्या है? मैरिज, फॉरेस्ट। अब सुनिए, यहां पर लिख दिया लॉ कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइडेड दे हैव द पावर टू डू सो। दे हैव द पावर टू डू सो, उनके पास ये पावर होनी चाहिए, पावर टू डू सो, उनके पास ये पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी मुद्दे पे लॉ ले आएंगे, कल से सांस पे टैक्स लगाएंगे। जो तुम ब्रीथ कर रहे हो ना, ये हमारे हिंदुस्तान की हवा है, ब्रीदिंग टैक्स। मुंह पे मीटर लगा देंगे तुम्हारे, और एक दिन में 100 यूनिट लेने हैं, उसका बिल आएगा इतना, और जिसने बिल नहीं दिया उसका मीटर बंद। ऐसा नहीं है भाई, किसी भी मुद्दे पे लॉ लेके आना है, किसी भी सिचुएशन, सर्कमस्टांस, परिस्थिति में लॉ लाना है, तो उसके बाद पावर होनी चाहिए उसकी। इस परिस्थिति को पहले ही मेंशन कर दिया लॉ में, कभी ऐसा ना हो कि कल किसी चीज पे भी लगा देंगे वो तो लॉ। तो ये पावर कहां दी हुई है? ये कानून, पहले क्लैरिटी लेके आओ, हमारे देश में टैक्स कानून के अंतर्गत लगेगा या बगैर कानून के अनुमति के लग सकता है? कानून की अनुमति चाहिए, परमिशन चाहिए, सिर्फ से। अच्छा, वो कानून की परमिशन या कानून बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट या स्टेट? अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो केंद्र सरकार, और स्टेट की बात करें दिल्ली तो दिल्ली, यूपी तो योगी जी, अलग अलग, वेस्ट बंगाल तो ममता दीदी के पास है। हाँ, वो अलग बात है, केंद्र सरकार का कानून होगा, होल ऑफ इंडिया में लागू होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा तो वो होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा, होल ऑफ इंडिया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ होगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ होगा तो वो होल ऑफ स्टेट पे लागू, वो अलग बात है। पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरे इंडिया पे ना लगाएं, पार्ट पे लगा लें, उनकी मर्जी है। जैसे मेरा पूरा घर है, मैं चाहूं तो 2 रूम में रहूं, 1 रूम में रहूं, 3 रूम को लॉक कर दूं, रूम, पूरा घर तो मेरा है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का पूरी स्टेट में लगाने की पावर है, लेकिन वो चाहे लक्ष्मी नगर में लगाना या खाली फलाना जगह लगाना, वो भी उनके पास पावर है। तो होल ऑफ द स्टेट या पार्ट ऑफ द स्टेट में वो लगा सकते हैं। बात समझ आ गई? तो यानी कि आप दोबारा से रिपीट करो, law can be made by the parliament or state legislature. Parliament means central government, state legislature means state government. The central government laws will be applicable to whole of India or a part of India if they want, and the state government laws will be applicable to entire state or a part of the state. That is their मर्जी। लेकिन ये जो पावर्स है ना गाइस, सुनिए मेरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 बनाया हुआ है ऑफ आर्टिकल 246। सुनिए सुनिए, पावर टू मेक लॉ, किन किन सर्कमस्टांसेस में कानून आ सकते हैं, आपने बोला था ना, टू मेक लॉ इज गिवन इन 3 लिस्ट्स। सुना होगा आपने 3 लिस्ट्स, लिस्ट 1, लिस्ट 2
वो सर्कमस्टांसेस सारी लिस्ट में दे रखी हैं। लिस्ट 3, लिस्ट 1 को बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट, अमेजिंग, वी कॉल इट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो माय डियर बेबीज, द आइटम्स विच आर देयर इन द यूनियन लिस्ट, उस पे लॉ कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में आइटम जो है लॉ कैन बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड लॉ कैन बी मेड, yes, made by both central and state government. So my dear friends, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पूरा रास्ता क्लियर कर रखा है कि भाई टैक्स लगाना है, कानून की बिना परमिशन के नहीं लग सकता। कानून बनेगा या तो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। किन मुद्दों पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, वो मुद्दे लिस्ट 1 में है। जिन मुद्दों पे केंद्र सरकार कानून लाएगी वो लिस्ट 1 में है। जिन सर्कमस्टांसेस या मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ लाएगी वो लिस्ट 2 में है, विच इज नोन एज स्टेट लिस्ट। और जिन मुद्दों पे दोनों सरकारें लॉ ला सकती हैं वो कहां पर मेंशन्ड है, कॉन्करेंट लिस्ट में। छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। इसमें लिखा है एंट्री नंबर 82। एंट्री क्या है सचिन सर? वो सर्कमस्टांसेस, वो जो विशेष परिस्थितियां, जैसे मैं आपको ना रोल्स डिवाइड कर दूं, इस पंक्ति वाले बच्चे ये काम करेंगे, इस पंक्ति वाले बच्चे ये काम करेंगे, और कुछ काम तुम लोग मिलकर भी कर सकते हो। जैसे यहां पर डेकोरेशन की बात आई, कोई फंक्शन है तो मैंने कहा सारे बच्चे मिलकर डेकोरेट करेंगे, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट का आइटम है डेकोरेशन। अच्छा, पिज्जा की बात है या पिज्जा बनाना है तो वो हमने इनको रोल दे दिया कि पिज्जा बनाने का काम आपका है, बर्गर बनाने का काम है, तुम लोग एक्सपर्ट हो, तुम काम कर लो। तो ये रोल्स किन किन टॉपिक्स पे लॉ आएंगे ये गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड कर रखा है। गवर्नमेंट ने नहीं बोलूंगा, किसने? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। अब देखिए एंट्री नंबर 82 में लिख दिया टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि इनकम टैक्स लगाने की पावर, किसी भी इनकम पे टैक्स लगाने की पावर किसको दे दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून लेके आएंगे इनकम टैक्स लगाने के लिए। क्या स्टेट गवर्नमेंट ला सकती है इनकम टैक्स? नहीं, रोल्स डिवाइड कर दी। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दिया, खेती की कमाई पे टैक्स लगाने की पावर केंद्र को नहीं दी, किसको दी? स्टेट को। एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 46 में लिख दिया टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अगर मैं अब आपसे पूछूं मुझे डिविडेंड की कमाई आ रही है, मुझे इंटरेस्ट की कमाई आ रही है, केबीसी से बुलावा आया है, कोचिंग का पैसा कमा रहा हूं, इन सब पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? केंद्र के पास, सेंट्रल के पास। लेकिन मैं तो किसान हूं जी, मैं तो खेती करता हूं जी, इस पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? स्टेट के पास। तो ये रूल्स डिवाइडेड है। तो कुछ अच्छा, क्या दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सरकारें लॉ ला सकती हैं? बेटा सुनना, नो पावर टू लेवी टैक्स हेयर, नो पावर टू लेवी टैक्स हेयर। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? नो पावर टू लेवी टैक्स हेयर। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स लगाने की पावर नहीं है, यानी कि टैक्सेस या तो सेंटर के हैं या टैक्सेस स्टेट के हैं। मिलजुल के टैक्स नहीं लगाते, मिलजुल के टैक्स लगाने की पावर नहीं है। कुछ आइडिया दे दो सर, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या चीजें हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में बताऊं, एजुकेशन लिखा हुआ है, तो एजुकेशन पे लॉ दोनों सरकारें ला सकती हैं। फॉरेस्ट लिखा हुआ है, जंगलों पे लॉ दोनों सरकारें ला सकती हैं। इस पे मैरिज लिखा हुआ है, शादी पे अगर लॉज बनाने हैं दोनों सरकारें मिलकर बनाएंगी। लेकिन टैक्स लगाने की पावर नहीं। तो टैक्स लगाने की पावर या तो केंद्र के पास है या स्टेट के पास। या तो केंद्र के टैक्सेस होते हैं या स्टेट के टैक्सेस होते हैं। और केंद्र के टैक्सेस कौन से होंगे? जो यूनियन लिस्ट में लिखे होंगे। और स्टेट के टैक्सेस कौन से होंगे? जो स्टेट लिस्ट में होंगे। तो ये हमारे पास तो पावर है ही नहीं बच्चे। लिखो जी, कॉपी करो, यहां से कॉपी करना है, ये कर लिया तो कॉपी। तो इसको पॉइंट नंबर 1 करना। जो भी हम करेंगे ना बेटा, वो गीता की कसम खाते थे ना, जैसे मैं जो भी कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो जो भी मैं कहूंगा ना, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा या वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में या जीएसटी के लॉज में होगा, उसके हम जा ही नहीं सकते बाहर।
ये पॉइंट लिख लिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज, माय डियर फ्रेंड्स, आर एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया, whereas the state government laws are applicable to the whole of the state or part of the state. Amazing. Ankit. चलिए, हाँ जी। सो पहली बात तो क्लियर हो गई। हु कैन मेक लॉज? हु कैन मेक लॉज इन इंडिया? पार्लियामेंट, a state law, a parliament or the state legislature. And who makes law in the parliament? The central government. और you can still say laws central government बनाती तो है, लेकिन वो MPs के सपोर्ट से बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है विधानसभा में, वो किसकी सपोर्ट होती है? एमएलएस, सांसद और हिंदी में बोले तो विधायक, एमएलए को हम कहते हैं ना। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वहां पर, और जब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है वहां पर होते हैं एमएलएस। तो हमारे केजरीवाल साहब इज अ एमएलए एंड मोदी साहब इज अ एमपी। वो एमपी में भी और जाए तो राज्यसभा का एमपी हो या लोकसभा का एमपी हो, वो सब चीजें इकोनॉमिक्स की बात या सिविक्स की बात आ जाती है। इतना डीप में नहीं जाना, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी लॉज आप पढ़ेंगे, या तो वो केंद्र के हैं थ्रू द यूनियन लिस्ट कोई लॉ बनाया होगा, या वो कानून स्टेट लिस्ट का है। वैसे और बता दूं नॉलेज के लिए, हमारे सीएमए कोर्सेज में स्टेट गवर्नमेंट के कानून सिलेबस में नहीं होते, क्योंकि वो हर स्टेट में अलग अलग होंगे। दिल्ली का कानून अलग होगा, यूपी का अलग होगा। तो जितने भी हमारे सिलेबस में लॉज हैं, इनकम टैक्स लॉज हैं या कस्टम्स लॉ, बट एवर द लॉज आर, वो हमेशा केंद्र वाले लॉज हमें पढ़ने हैं, स्टेट वाले लॉज नहीं पढ़ने। यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स में स्टेट लेवल लॉज आ जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग है, हरियाणा यूनिवर्सिटी अलग है। बात समझ रहे हैं? तो जितने भी हमारे लॉज हम पढ़ेंगे, मेरा तो सब्जेक्ट टैक्सेशन है विच इज ऑल्सो अ लॉ, बाकी जो प्योर लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो हम। अच्छा, ये पता कैसे चलता है लॉ को देखकर कि ये लॉ सेंटर ने बनाया स्टेट में? सेक्शन 1 में लिखा होता है, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 1 में नहीं होता, हर एक्ट का सेक्शन 1 खोल लो, उसमें लिखा होगा दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर दिल्ली। तो आप समझ जाओगे कि ये कानून किसका होगा? राज्य सरकार का होगा। और लिखा होगा दिस इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, तो ये कानून किसका होगा? सेंटर। अब तो वो कश्मीर का प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। पहले कहता ना होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर, आर्टिकल 370 हटा दिया। अब आर्टिकल 370 हट गया तो अवर लॉज आर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल। बोलो हाँ या ना? चलो, अच्छा, किसी भी टॉपिक पे केंद्र सरकार लॉ ला सकती है, या वो टॉपिक, सिचुएशन, परिस्थितियां भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिफाइन कर दी हैं। वो कहां डिफाइन करी है? आ जाओ, शेड्यूल 7। सचिन सर, शेड्यूल क्या होता है? अरे मुन्ना, शेड्यूल होता है अनेक्शर्स। शेड्यूल होता है अनेक्शर। सर अनेक्शर क्या होता है? अरे बेटा, अनेक्शर में डिटेल्स होती हैं। जैसे मैं बोलूं, एक चिट्ठी लिखी है आपने, किसी को लव लेटर लिखा है? हैव यू एवर रिटन अ लव लेटर? यू नेवर बीन इन लव? हाउ बोरिंग लाइफ यू हैव लिविंग यार। कम ऑन, यू पीपल आर यंग, डायनेमिक, थोड़ा सा तो you should have some romance in your lives। सर क्या कह रहे हो क्लास के अंदर? अरे मतलब हर बार तुम, मतलब ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जैसे मेरे तो नहीं था, टिल आई बिकेम सीए, तो कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लिया था सीए में, जब भी वो रैंक भी आ गई इसी कारण। मतलब अब लगता है कि इतना ज़्यादा क्या करा, थोड़ा सा ऐश भी कर लेते। तो अभी आप लोग, पीपल आर यंग, यू कैन हैव, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड। इनफैक्ट माय यंगर ब्रदर ही इज आल्सो अ सीए, तो उसकी तो लव मैरिज हो गई, तो वहां पर ही मिल गई थी क्लासेस में ही उसको। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मुझे अगर डेस्टिनी होती है ये भी, शायद मुझे लगता है, हमें लगता है कि हम लव कर रहे हैं, लेकिन वो भी होना होता है। एनी हाउ चलो जी, लिखिए जी। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लॉ कैन बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 लॉ कैन बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट 3
लॉ कैन बी मेड बाय बोथ सेंटर एंड द स्टेट। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात, टैक्स लगाने की पावर तीनों लिस्ट में है या दो ही लिस्ट में है? हाँ, गवर्नमेंट को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे ये दोनों। गवर्नमेंटों को अगर टैक्स लगाने की पावर इकट्ठे दे दी और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दे कि ये टैक्स दोनों मिलकर लगाएंगे, झगड़ा करेंगे, तेरी मेरी करेंगे। डिवाइड ही करके रखो। कोई काम इकट्ठा दिया मुझे, मैंने कहा डेकोरेशन करनी है, और मैंने देखा तुम लोगों ने सारा काम खराब कर दिया, तो मुझे पहले से आशंका थी कि तुम लोगों को इकट्ठे कुछ काम देना ही नहीं है। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने टैक्स लगाने की पावर कांग्रेस में डाली नहीं। उनका लगा एक है राहु, एक है केतु, और दोनों आपस में कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने टैक्स लगाने की पावर अलग अलग कर दी। जैसे इनकम टैक्स में खेती को छोड़ के टैक्स लगा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और खेती पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट को दे दी। अब इसके पीछे भी रीजनिंग है, वो मैं जाऊं उसमें। ऐसा क्यों किया? खेती पे टैक्स लगाने की पावर इनकम टैक्स की स्टेट को दे दी, बाकी सारी इनकम से टैक्स लगाने की पावर सेंटर को दे दी। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पता किसान की हालत, और हर स्टेट में किसानी होती कहाँ है? दिल्ली में कहाँ किसानी होती है यार? तो अब पूरे इंडिया में लॉ बना दोगे, किसानी तो होती लिमिटेड 5 6 7 स्टेट्स में ज्यादा है, और स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पता है सिचुएशन किसान की, तो कहते तुम लगाना, सेंटर को क्या पता? बात समझ गए? आपके दोस्तों को ज्यादा पता होता आपके बारे में। देख वो हंसा, एकदम इसके दिमाग में कुछ बात आई है ना, ये द बॉय देयर। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? शिवम के दिमाग में कुछ बात है, एकदम 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 दांत बाहर आ गई इसकी। क्या क्या याद आ गया तुम्हें? दोस्तों को पता होता ना तुम्हारे बारे में ज्यादा, तो फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं उससे पूछ लो, उसके घर गया होगा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को पता था कि खेती की जो प्रॉब्लम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पता है, वो लॉज बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, तो इससे स्टेट को दे दी पावर। बाकी और भी टैक्सेस हैं जिसके डिस्कशन करेंगे। लो एक और बता देता हूं, एंट्री नंबर 83, कस्टम ड्यूटीज। लो जी, कस्टम ड्यूटीज लगाने की पावर भी सेंटर को दे दी। व्हाट इज कस्टम ड्यूटीज? इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स पे जो टैक्स लगता है, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो कस्टम लॉ कौन लेके आया है? अब आपको आइडिया मिल गया। हु हैज ब्रॉट द कस्टम लॉ? सेंटर। हु हैज ब्रॉट द इनकम टैक्स लॉ? सेंटर। वो तो छोटा सा, एक एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट के पास है, लेकिन 99% इनकम्स पे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और क्या टैक्स लगाने की पावर कॉन्करेंट लिस्ट में है? नहीं। एक क्वेश्चन पूछूं, जीएसटी कौन लगाता है? चलो, हमारे सिलेबस में 3 टैक्सेस हैं। डीटी कंसिस्ट ऑफ इनकम टैक्स, एंड आईडीटी कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी। अगर मैं आपसे पूछूं हु लेवीज इनकम टैक्स इन इंडिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। हु लेवीज कस्टम ड्यूटीज इन इंडिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। हु लेवीज जीएसटी? एक आराम आराम से, हु लेवीज जीएसटी? अच्छा, ये कह रहे हैं जीएसटी दोनों मिलकर लगाते हैं, जीएसटी दोनों लगाते हैं सेंटर स्टेट, लेकिन मिलकर लगाने की पावर तो टैक्स की है ही नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रखा है, तो तेरा है या मेरा है, लेकिन आप कह रहे हैं जीएसटी तो दोनों तेरा मेरा मिलकर लगा रहे हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में तो कोई पावर ही नहीं है। तो जीएसटी कौन लगाता है? मिलकर या अलग अलग? नहीं, मिलकर लगाते हैं। जीएसटी तो नहीं, मिलकर, अलग अलग होता अलग अलग है, लेकिन दोनों सरकारें लगाती हैं। जीएसटी के कानून दोनों के हैं, तो ऐसे कैसे हो गया? और ना ही जीएसटी के बारे में यूनियन लिस्ट में लिखा है, ना जीएसटी के बारे में स्टेट लिस्ट में लिखा है, ना जीएसटी के बारे में कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है, तो फिर जीएसटी कैसे लग रहा है? क्वेश्चन ये। आपकी बात सही है, एक सेकेंड, यहां तक कॉपी कर लिया। अब सुनो जी, जीएसटी इज लेवीड by both central and state government, by both central and state government, but how? That is my question.
हाँ जी, बताओ बच्चे, मेरे अकल के कच्चे, बताओ हाउ जीएसटी इज लेवीड बोथ बाय द सेंटर एंड द स्टेट टुगेदर व्हेन देयर इज नो पावर इन 246। शेड्यूल 7 में तो कोई पावर ही नहीं है जीएसटी लगाने की। नहीं, मानसिक रूप से आंसर नहीं देने हैं। डोंट हैव टू गिव द आंसर बाय योर माइंड, यू हैव टू गिव मी रिटर्न, इन रिटर्न दिखाना है। मैं, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछोगे ना फ्रॉम टुडे टू द एंड ऑफ द सेशन, जो भी मैं बोलूंगा टेक्स्ट के संबंधित, मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा। आप मुझसे पूछ लेना, आई विल शो यू, देखो ये लिखा है। हाँ, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे दैट आई कैन शेयर, वो मैंने समझे हैं, वो लिखे नहीं होंगे कहीं। मैं रिलीजन की बात करूंगा तो वो गीता में, बाइबल में कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो मैं बता सकता हूं, मतलब मैं रिलीजन का तो आदमी हूं नहीं। तो जीएसटी दोनों लगाती तो लिखा कहां है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यूनियन लिस्ट में नहीं है जीएसटी के बारे में, स्टेट लिस्ट में नहीं है। फिर कानून कैसे आ गया जब लिस्ट में, लिस्ट जब अथॉरिटी नहीं है तो उस पर कानून कैसे, जीएसटी के लॉ कैसे आ गया? सोचो। नताशा कह रही है दे आर 3 सब पार्ट्स। बेटा आपकी बात सही है, जीएसटी दोनों लगाते हैं, उनके वो अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी सीजीएसटी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी होता है, और जब इंटर स्टेट मूवमेंट होती है वो आईजीएसटी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये मिलकर लगा कैसे रहे हैं? हाँ नताशा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग बच्चे, दोनों मिलकर लगा कैसे, लॉ लॉ मतलब लिखा कहां है कॉन्स्टिट्यूशन में, बताऊं? सस्पेंस खत्म करूं? अब सुनो, जब जीएसटी लगाना था तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन किया। कॉन्स्टिट्यूशन में या तो केंद्र के पास टैक्स लगाने की पावर है या स्टेट के पास, और जीएसटी तो दोनों को मिलकर लगाना था। तो गवर्नमेंट का कॉन्करेंट लिस्ट में देखें कोई पावर है क्या? कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स लगाने की पावर ही नहीं है। ये उसी तरीके की बात है जैसे घर में आपका मेहमान आ जाए, आते मेहमान आपके पास दूसरे दूसरे मतलब आपके कोई आउट ऑफ टाउन वाले मेहमान हैं? क्या बात है, क्या बात है। और वो चेप वाला मेहमान है, बड़ा चेप, चेप समझते हैं, साल आ जाएगा 5-6 दिन तक पड़ा रहेगा, ऐसा कोई है? इनके है लग रहा है, ये हंस रही है। शी स्ट्राइकिंग, शी इज रिमेम्बरिंग समथिंग, है ना ऐसा कोई चेप? बताना मत यहाँ क्लास में, मम्मी पापा को पता लग जाएगा। अच्छा ऐसे बोले, मेरी चाची जी को ऐसे बोलते हो? अब सुनो जी, वो चेप वाला मेहमान है। अब ऐसा करें, हमारे घर में तो हम उसको रखना नहीं चाहते, तो हमने क्या किया, उसके लिए अलग बुकिंग करवा दी बाहर किसी होटल में, या अस्पताल में नहीं, किसी होटल में हमने बुकिंग करवा दी, गेस्ट हाउस में, सराय में भी, तो यहाँ पर ठहर ले। जब जीएसटी लगाना था तो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में तो कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो हमने लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया और एक नया आर्टिकल बना दिया जीएसटी के लिए। तो जितने भी टैक्सेस जीएसटी के अलावा लगते हैं हिंदुस्तान में, वो लगते हैं आर्टिकल 246 और शेड्यूल 7 के अंतर्गत, चाहे वो हमारा इनकम टैक्स हो, कस्टम लॉ हो, और जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी जीएसटी को छोड़ दिए जाएं, वो इन घर में, इस घर में लगते हैं। लेकिन मेहमान है, हमारे पास जगह तो है नहीं, तो नया आर्टिकल गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया। यस, गवर्नमेंट amended the constitution, and inserted article 246A। 246 के अंतर्गत तो तेरा मेरा है, 246A में भाईचारा है। जैसे अपने घर में तो हम लोग रहते हैं और पड़ोसी आए, हमने उनको अलग होटल में बुकिंग दे दी, अलग घर बना दिया कि तुम उधर रहो, इस घर में तो वेज नॉन वेज अलग अलग होता है, उस घर में इकट्ठा नॉन वेज वेज सब आ जाओ, जो खाना है खा जाओ। तो ये आर्टिकल 246A में क्या लिख दिया, सुनिए, जीएसटी कैन बी लेवीड बाय बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। लो जी, लिख दिया। जीएसटी का जो लॉ है, जीएसटी लॉस कैन बी मेड बाय
बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर मैं आपसे पूछूं जीएसटी का लॉ कौन सी लिस्ट से बना है, जीएसटी का लॉ लिस्ट से बना ही नहीं, जीएसटी का लॉ आर्टिकल 246 से बना ही नहीं। जीएसटी के लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी और एक नया आर्टिकल कौन सा डाल दिया, 246A। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी नहीं सोचा था कि कभी सेंटर और स्टेट मिलकर भी टैक्स लगा सकते हैं, और ब्यूटीफुली चल रहा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात में गलत निकले, उन्होंने नहीं सोचा था कि कभी सेंटर और स्टेट मिलकर भी टैक्स लगाएंगे। अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देते। तो उनको भी नहीं पता था कि दो दुश्मन भी इकट्ठे हो सकते हैं पैसे के लिए। ये हुआ और 6-7 साल हो गए जीएसटी को, 7 साल हो गए, आराम से बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही दोनों बार, क्योंकि आधा आधा लगता है ना, आधा तेरा आधा मेरा, फेयर डील है भाई। बस समझ गए तो लिखो जी। तो जीएसटी लगाया जाता है आर्टिकल 246A से, एंड जीएसटी दोनों सरकारें लाती हैं, सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। तब अब मैं आपसे पूछता हूं इनकम टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, रुको रुको रुको, समरी समरी। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। हाँ जी बताइए, हु लेवीज इनकम टैक्स, लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हु लेवीज कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड हु लेवीज जीएसटी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। टेल मी थ्रू विच आर्टिकल इनकम टैक्स इज लेवीड, 246 आर्टिकल जो अथॉरिटी देता है। कस्टम ड्यूटी 246, जीएसटी ए। अच्छा, विच लिस्ट ऑथराइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी इनकम टैक्स, यूनियन लिस्ट और लिस्ट 1, अमेजिंग। विच लिस्ट ऑथराइजेस द स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी कस्टम, यूनियन लिस्ट। एंड विच लिस्ट फॉर जीएसटी, नो लिस्ट। जीएसटी लिस्ट के माध्यम से लगता ही नहीं, उस घर में तेरा मेरा नहीं होता, उस घर में सब भाईचारा है। अच्छा, एंट्री नंबर कौन सी है इनकम टैक्स की, एंट्री नंबर 82। कस्टम की 83। कौन सी लिस्ट है जीएसटी की, नो एंट्री, कोई लिस्ट के माध्यम से है ही नहीं वो। तो मेरे घर में तो बेटा मम्मी काम अलग करती हैं, पापा के काम अलग हैं, लेकिन पड़ोस में जब हमने घर लिया मेहमानों के लिए, वहां पर मम्मी पापा जो भी वो चाचा ताऊ आते हैं, जताई आती हैं, वो मिलकर काम करते हैं, वहां भेदभाव नहीं होता। तो हमारे घर में तो वेज नॉन वेज का भेदभाव है, लेकिन उस घर के अंदर हमने कोई भेदभाव रखा ही नहीं। दैट इज द लॉजिक। बात समझ आ गई? अब बोलिए, somebody was asking a question, या प्रॉब्लम यही तो थी ना, ये जब हम जीएसटी पढ़ेंगे तो जब अलग अलग कर रहे थे तो भेदभाव होता था, वो ज्यादा लगाते थे, वो कम लगाते थे। देखो जी, चॉकलेट आई है, सारी मैं खा जाऊं, तुम तेरा भाई है छोटा, मेरा मुंह देखता रहता है, सारी खा जाता है, कमीना कुत्ता, मारूंगा इसको मैं। भेदभाव होता है। अब मैंने कहा भाई की आधी तेरी आधी मेरी, झगड़े ही खत्म। तो ऐसे बहुत झगड़े आ रहे थे। जब हम जीएसटी पढ़ेंगे ना, कि जब एग्जिस्टिंग टैक्सेस जब 246 से लगते थे, सर्विस टैक्स लगता था, वैट लगता था, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। स्टेट कटोरा लेके बैठी रहती थी, दे दो दे दो दे दो दे दो, पैसा दे दो पैसा दे दो, चॉकलेट खाई जा रहे हो सारा, साले मुझे भी दे दे मुझे भी दे दे मुझे भी दे दे मुझे भी दे दे। अब गवर्नमेंट का आधा तेरा आधा मेरा, बात ही खत्म, टेंशन ही खत्म। तो क्योंकि इंडिया को अगर एडवांस इकोनॉमी बनना है तो झगड़े खत्म करने पड़ेंगे। किसी भी चीज में जहां पर हिंदू मुस्लिम हो जाए, या साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, ये जो डिवाइड चल रही है ना, इंडिया को बढ़ने नहीं देगी आगे, ये डिवाइड हटानी ही पड़ेगी हमें। तो जहां इस सेंटर स्टेट की डिवाइड है, ये डिवाइड हटा दोगे, देखो कितना फर्क पड़ेगा। तो लास्ट के 6 साल में जो ग्रोथ आई है, इतनी ग्रोथ तो लास्ट के 10 सालों में नहीं आई। इसलिए तो ये भेदभाव खत्म कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्मिटी, जीएसटी यही तो कहते हैं, वन नेशन वन टैक्स, यूनिफॉर्मिटी। आप देखा स्कूल में कितने सीधे थे आप लोग, कॉलेज में आते हैं आपको हवा लगने लग गई। क्यों? स्कूल में यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्म है, सब एक जैसा बन के। वहां पर लड़का लड़की दिखते ही पता ही लगता है ये लड़का लड़की है, नहीं दिखता तो लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें यूनिफॉर्मिटी है। जितना डिस्टिंक्शन करते जाएंगे ना, मान लो गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, बॉयज सड़ जाएंगे। मैंने कहा बॉयज ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, गर्ल्स सड़ जाएंगी। तो दैट मीन आई नीड टू कीप देम बोथ एट द सेम लेवल। झगड़े होने तय हैं,
जहां पर डिस्टिंग्विश आपके सिबलिंग्स होंगे, सिबलिंग्स भाई बहन है ना, होता है ना, पेरेंट्स का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर छोटे वाले के पास ज्यादा होता है, और बड़ा हमेशा सड़ता है। मैं मेरे साथ है ना, तू तो बड़ा है ना, तू छोटे को इग्नोर नहीं कर सकता, तू दे दे दो एक्स्ट्रा दे दे उसको चॉकलेट के पीस या कुछ। मैंने कहा मैं ही देता रहा हूं, मैं सेक्टिवाइज करता रहा हूं। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, 50-50, बात खत्म, झगड़ा ही खत्म। छोटा रोएगा 50 दे रहे हैं ना, बड़ा कह रहा है 50 मिल रहा है ना तुझे, क्यों रो रहे हो बैठ के। तो जहां पर भेदभाव होगा वहां पर डिफरेंसेस आएंगे। दैट वाज द ओनली, मैं सिंपलिस्टिक व्यू दे रहा हूं आपके क्वेश्चन का, कि जहां पर खाली सेंटर सेंटर लगाएगी स्टेट विल बिकम पावरलेस। हम कटोरे लेके भीख मांगते रहे तुमसे, हमें भी तो पावर है, बट इज सेंटर कलेक्शन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है, स्टेट्स का कंबाइंड ही तो चीज है, और सारा सेंटर सेंटर पैसा रख ले, स्टेट्स बोले हमें दे दे, और अल्टीमेटली सेंटर कमा के स्टेट्स को तो देगा। तो आधा तुम्हारा आधा मेरा, झगड़ा ही खत्म हो गया यार। ये लड़ाई लड़ाई माफ करो वाली बात है, इसलिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। चलो जी वापस आ जाओ जी। अरे 11:30 बज गए, 11:30 तक तो हमारी क्लास ही है। माय गॉड, बढ़ाना पड़ेगा। चलो जी कोई नहीं, आज फर्स्ट क्लास है। हाँ जी, सो कंपल्सरी है टैक्स, कंपल्सरी मींस मैंडेटरी, चार्ज मींस मॉनेटरी, impose means levied by the government. Now you know which government levies which kind of a tax under any law. What is law? Now I am going to come to this point. What is law? कि कानून के अंतर्गत ये चीजें लगेंगी। तो भैया इनकम टैक्स का कानून आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, कस्टम का कानून आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जीएसटी का कानून दोनों का। लेकिन हाउ इज लॉ मेड, मेरा क्वेश्चन ये, हाउ इज लॉ मेड। चलो, हाउ इज लॉ मेड, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग प्रक्रिया, और स्टेट गवर्नमेंट लॉ कैसे लाती है। हाँ जी बच्चों बताओ, हाउ इज लॉ मेड। बिल, अच्छा बिल, बिल लेके आती है, ये बिल क्या होता है बेटा। अच्छा, बिल क्या होता है, नहीं पता ना। अच्छा, आप जिंदगी में, या एक आर्किटेक्ट है, वो जब नक्शा बनाता है पूरे घर का, तो क्या वो ड्राफ्ट बनाता है पहले या फाइनल पहले ही कर देता है, ड्राफ्ट होता है ना, तो वो ड्राफ्ट को कहते हैं बिल। तो जब केंद्र सरकार को लॉ लाना है, तो वो सोचेगी लॉ किस पे लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, क्या पनिशमेंट्स होंगी, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो ऐसे जब, अच्छा केंद्र सरकार किन मुद्दों पे लॉ ला सकती है, यूनियन लिस्ट के आइटम्स पे, कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम्स पे। हाँ, टैक्स लगाने की पावर कहां पर है, यूनियन लिस्ट और जीएसटी की, और तो टैक्स कहीं नहीं लग सकता। तो वो ड्राफ्ट तैयार करती है पहले, ड्राफ्ट, कि भैया ये लॉ इस प्रकार से लागू होगा, जो लॉ का पालन नहीं करेंगे ये पनिशमेंट होगी, इस लॉ में ये चीजें होंगी, इस पे लागू होगा, इस तरीके से होगा। वो ड्राफ्ट को हम कहते हैं बिल। अब उस बिल को कहां प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। लोकसभा समझते हैं, अब ये बातें नहीं बता रहा मैं लोकसभा राज्यसभा क्या होती है। फिर राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है, वहां पर वोटिंग होती है, डिस्कशन होता है। जैसे अभी इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, आईपीसी चेंज हो रहा है, कोड ऑफ सिविल, तो सारे कानून ऐसे ही पास हो रहे हैं, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट साहब के पास साहिबा, अब तो साहिबा हैं जी, तो प्रेसिडेंट साहिबा का भेजा जाता है, किसके लिए, साइन के लिए, उनके अप्रूवल के लिए। तो बिल लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट क्या बन जाता है, पास होने के बाद बिल। बिल तो होता है ड्राफ्ट, डिस्कशंस होती हैं, वोटिंग होती है, प्रेसिडेंट साइन कर देता है, तो क्या बन जाती है, एक्ट। एक्ट का मतलब है एक्शन, एक्टिवेशन। एक्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्शन या एक्टिवेशन। अब एक्टिवेट हो गया वो, क्या देश में लागू हो गया, नहीं, एक्ट बनने का लागू भी नहीं हुआ, कब लागू होगा फिर, अरे नलायक, लोकसभा में पास हो चुका, राज्यसभा में पास हो चुका, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तो अब क्या चाहिए तुझे। हाँ, उस एक्ट को नोटिफाई करते हैं इन ऑफिशियल गैजेट, बताता हूं, ऑफिशियल गैजेट। एक्ट बनने के बाद क्या मतलब है, उसकी जो लिखावट है वो फाइनल हो गई, अब उस लिखने में कोई चेंजेस नहीं होंगी, आगे हो सकती हैं, अभी नहीं।
फिर नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट के बाद वो एप्लीकेबल हो जाता है देश के अंदर। बात समझो, छोटी सी बात। हमने तुम लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए कोई नया रूल लाना है क्लास में, तुम लोग बड़े बदतमीज हो, देखने से लग नहीं रहा, अभी पता लगेगा। कोई शोर मचाता है, कोई तबला बजा रहा है, कोई थूक रहा है इधर उधर, अच्छा नहीं लगता। कोई मतलब somebody is doing something, somebody is doing something। मैंने कालरा सर को बोला, मैंने कहा यार कालरा सर वी नीड टू हैव सर्टेन रूल्स फॉर दी क्लासेस। तो हमने पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सब कंपनी की मीटिंग बुलाई, हमने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए कि बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर, टीचर को घूर रहे हैं बच्चे। मैंने कहा ये भी अलाउड नहीं है, स्टेयरिंग इज नॉट अलाउड। तो ऐसे ऐसे हमने करके 5-10 पॉइंट्स बनाए, फिर हमने उसको अप्रूव कर दिया और लॉ एक्टिवेट हो गया, एक्ट बन गई। मान लीजिए अप्रूव हो गया, साइन कर दिया सब जितनी भी अथॉरिटीज हैं। आप अगले दिन फिर थूक रहे हो, फिर वही घूर रहे हो। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? लॉ बना दिया है। कैसा कब बनाया? हमें क्या पता लॉ बन गया है? कहाँ लिखा आपने? गलती तो हमारी थी, हमें आपको बताना भी तो था कि लॉ बन चुका है, हमने बना के रख लिया। हाउ वुड यू नो? तो हमने बुलेटिन बोर्ड अपना यहां पर एक लगा दिया और यहां पर लिख दिया क्लासरूम एक्ट एप्लीकेबल फ्रॉम 27 दिसंबर 2023, एप्लीकेबल टू होल ऑफ क्लास, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अगर आप थूकोगे, नीचे पेनल्टीज लगा दी, पनिशमेंट्स लगा दी, घर को फोन करेंगे, पेरेंट्स को बुला लेंगे। इसी तरीके से जब एक्ट बन जाती है, हमें क्या पता प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, तो वो नोटिफाई कर देते हैं ऑफिशियल गैजेट में। नोटिफाई का मींस गवर्नमेंट का बुलेटिन बोर्ड है, वो तो ऑनलाइन हो गया। अब गवर्नमेंट हमने नोटिफाई कर दिया, नाउ इट बिकम्स अ पब्लिक नॉलेज। नोटिफाई करते ही इट बिकम्स अ पब्लिक नॉलेज। सुनो मेरी बात, समझो। यहां पर हमने लॉ चिपका दिया पूरा, अगले दिन कोई थूक रहा था, हे स्टूडेंट यू डोंट हैव एनी मैनर्स, एक्सक्यूज मी सर, इज देयर एनी लॉ इन द क्लास? मैंने कहा यस। You didn't tell me. मैंने कहा no, it's not my responsibility to tell each and every student. I've notified on the gadget. It is your responsibility to know it. Ignorance of law is no excuse. मतलब तो मैंने जब यहां पर नोटिफाई कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पढ़ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब तक मैंने नोटिफाई नहीं किया, जब तक आप कह सकते हो सचिन सर कोई लॉ कहां है, मुझे क्या पता। बात समझो। तो ये बिल को लोकसभा में रखते हैं, राज्यसभा में रखते हैं, प्रेसिडेंट साइन करता है, वो एक्ट तो हो गया, लेकिन पब्लिक को नहीं पता कब साइन हुआ, कैसे साइन हुआ, कहां साइन हुआ। फिर वो नोटिफाई कर देते हैं गैजेट के अंदर, जैसे जस्ट लाइक बुलेटिन बोर्ड। अब उसके बाद कोई उसको पढ़े ना पढ़े, उसकी गलती मानी जाएगी। बात समझो। तो जब तक नोटिफाई नहीं होगा, जब तक वो पब्लिक नॉलेज में नहीं आता, तो ये तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो सारा टाइम जो लगता है ना, वो यहां से यहां पर ही टाइम लगता है। नोटिफाई करना तो 5 मिनट का काम है गवर्नमेंट का। बात हो गई क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून ऐसे बनते हैं। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के कानून कैसे बनते हैं? टेल मी, हाउ इज स्टेट गवर्नमेंट लॉज मेड? वो भी बिल लाते हैं, ड्राफ्ट बनाते होंगे, केजरीवाल सरकार, योगी सरकार, ममता दीदी, तो ये ड्राफ्ट बिल बनाते हैं, फिर कहां रखते हैं इसको? स्टेट लेजिस्लेचर में रखते हैं, विधानसभा। फिर उसके बाद साइन करने के लिए किसके पास भेजते हैं? यहां तो प्रेसिडेंट साहिब थे, साहिबा। स्टेट लॉ साइन कौन करता है? गवर्नर। अमेजिंग, किसने बोला? वेरी गुड यार, तू बड़ा नॉलेजेबल है, कैसे पता तुझे? अच्छा, अब गवर्नर क्या क्या बन जाता है? एक्ट। वो स्टेट एक्ट बन गई और उसको भी नोटिफाई इन दी ऑफिशियल गैजेट। बोलो क्लियर है बात? तो इस प्रक्रिया से जीएसटी लॉज भी निकले हैं, इस प्रक्रिया से कस्टम लॉज भी निकले हैं, और इस प्रक्रिया से हमारे इनकम टैक्स लॉ भी निकला है। तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, एंड बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल लॉ देयर इज अ एक्ट। एक्ट तो होगी ना। तो हमें जब मैंने बोला यहां पर मैंडेटरी चार्ज मॉनेटरी वाला सरकार द्वारा लगा गया अंडर एनी लॉ, तो उस लॉ के पीछे क्या होगी? एक्ट। और वो एक्ट नोटिफाई भी की गई होगी। जब वो नोटिफाई नहीं की गई तो देने की जरूरत नहीं। क्या नोटिफिकेशन कब हुई? गवर्नमेंट कहती नोटिफिकेशन तो नहीं हुई, क्या हम भी नहीं देंगे, जाओ ऐश कर लो। बात समझ आ गई आपको? चलो कॉपी क्या करना देख लीजिए। तो अब लॉ और एक्ट में क्या फर्क हुआ?
बिल्कुल क्लियर कर लो, लॉ ये है, एक्ट ये है। बेटा लॉ तो ना एप्लीकेबल एक्ट है, एक्ट एप्लीकेबल हो गई, पब्लिक नॉलेज में आके वो लॉ बन गया। बोलो बोलो, मुझसे पूछो बच्चे। अच्छा ये वाला कॉपी करना, ये वाला कॉपी, इसके ऊपर भी कॉपी करना है, माय गॉड। ये लो जी। तो बिल्कुल क्लैरिटी रखना, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज एक्ट, व्हाट इज सेंट्रल, व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल क्लियर। फिर रटना ही नहीं पड़ेगा चीजें, और हर सब्जेक्ट में करना, टीचर की जान खा जाना। सर ऐसा क्यों है, एक गाना है ना वो उसका, ऋतिक रोशन का, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, तो आपने ऐसा क्यों है बताओ ना सर, और जो सर ना बताए फिर उसकी जान खाओ। ऐसा क्यों, कहीं ना कहीं लिखा तो होगा। ये लिख लिया जी यहां तक। नोटिफिकेशन तो आपकी ना वो गवर्नमेंट आजकल ऑनलाइन, पहले गैजेट ना रजिस्टर होता था, रजिस्टर गवर्नमेंट का था बड़ा सा, उसमें लिख देते नोट, अब गवर्नमेंट ऑनलाइन ही दिखा देती है, पब्लिश कर देती है। अब वो फिजिकल नहीं होता, वो ऑनलाइन हो जाता है सारा काम। वो डेट आ जाएगी ऑनलाइन वेबसाइट पे, मैं आपको यहाँ पर भी नेट नहीं चल रहा है, तो वो ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी है, तो जितने लोग नॉलेज रखते हैं वो देख लेते हैं कि किस दिन वो नोटिफाई किया गया था गैजेट में। ये कॉपी हो गया यहां तक, ये समरी करो। You can ask you queries if you have any doubts. लॉ और एक्ट में डिफरेंस यही है, जैसे जूता पहनेगा पॉलिश करके, तो है तो वो जूता ही पॉलिश जूता हो गया, यानी कि वो एप्लीकेबल हो गया। लॉ इज वाइडर, कानून, कानून कैसे बनेंगे, एक्ट पास करके। जैसे खाना क्या है, अच्छा मान लो दाल, दाल खाती हो आप, कौन सी दाल खाती हो, दारू नहीं, दाल है ना, येलो दाल, ठीक है। व्हाट इज दाल, येलो दाल जो आप खाती हो वो क्या है, वो क्या है, कैसे बनी, पहले वो दाल होल ग्रेन होगी, किसान ने उगाई होगी, बोलो हाँ या ना, फिर उसको काट के पॉलिश किया गया होगा, सुनो सुनो, उसको फिर उबाला, भिगोया होगा पानी में, जिसको खाना बनाना आता, मुझे तो आता नहीं, देखो मैं जो करते हैं घर में मैं देखता हूँ, तो उसमें हल्दी वल्दी डाली होगी, प्याज का छोंका लगाया होगा, फिर वो दाल बन के तैयार हुई। तो वो उस दाल में जो आप खा रही हो और जो किसान ने लगाई है उसमें क्या फर्क है, वो बन गई है और वो अभी रॉ फॉर्म में है। तो ऐसे ही बिल, एक्ट और लॉ में क्या फर्क है, बिल अभी रॉ फॉर्म में है, एक्ट अभी बन गई है, नोटिफाई करते ही वो पूरे देश में एप्लीकेबल, तो लॉ बन गया, तो वो रेडीमेड है लॉ। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहां पर वो बिल लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट साइन और नोटिफिकेशन, समझ गए मेरी बात। तो लॉ जब बनता है जब बिल से लेकर नोटिफाई करते हैं। तो अब वो दाल क्या है, जैसे हम बॉडी बोले, बॉडी क्या है, मैं सचिन सर मुंडी है, सचिन सर हाथ है, सचिन सर पैर है, सचिन सर पेट है, सचिन सर हड्डी है, सचिन सर कौन है, मैं होल हूं, मैं पूरा होल ही सचिन सर। इसी तरीके व्हाट इज लॉ, होल एक्ट पास्ट साइंड नोटिफाइड इज नोन एज लॉ। समझ गए मेरी बात। क्लास क्या है, टीचर, स्टूडेंट, डेस्क, कैमरा, क्या है क्लास, होल, बस ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो व्हाट इज लॉ, इट इज द पास्ट एक्ट विच इज नोटिफाइड इज नोन एज अ लॉ। ठीक है, चलो ग्रेट, वेरी गुड। चलो जी, अब हमारा पहला प्रिंसिपल, टैक्स पढ़ो जरा। टैक्स मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, लेवीड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेंटर स्टेट, अब वो भी बता दिया कहां मिलकर है कहां अकेले अकेले, अंडर एनी लॉ, लॉ का मतलब मैन्युफैक्चर्ड हो गया होगा, कोई ना कोई एक्ट होगी। तो इनकम टैक्स लॉ में लगेगा इनकम टैक्स एक्ट होगी, इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी लॉ में जीएसटी एक्ट, कस्टम लॉ में कस्टम्स एक्ट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाई आर टैक्सेस लेवीड, राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन,
वाई आर टैक्सेस लेवीड? बताइए, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? देखिए जरा, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? मेट्रो, दिल्ली में ट्रैवल करना कितना इजी हो गया बिकॉज ऑफ मेट्रो, एंड हाउ इकोनॉमिकल इट इज। 30-40 रुपए में पूरी दिल्ली घूम सकते हो। पेट्रोल लगाने लगोगे तो 400-500 को तो पेट्रोल लग जाएगा आपका। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि आपने टैक्सेस दिए, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला, रेवेन्यू से गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी। दूसरा, फ्लाईओवर्स, दिल्ली में अंडर पासेस, बाईपासेस, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स, ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम टैक्सेस दे रहे हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज मिल रही हैं। एजुकेशन, अमीर बच्चे, जो अमीर पेरेंट्स के बच्चे हैं वो तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों में 500,000 रुपए में अच्छी एजुकेशन दे देते हैं। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने टैक्सेस दिए। अगर हम टैक्स नहीं देते तो सरकार गरीब बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। हेल्थ, कोविड भी आया, उसमें वैक्सीनेशन भी सारी फ्री में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी। अगर हम टैक्स नहीं देते तो 800-900 रुपए का वैक्सीनेशन पड़ती, 4 लोगों को लगवानी पड़ती, घर में लगा लो 3600 रुपए, 2 डोज लगानी थी 7200। कितने लोगों ने पैसे दिए उसके लिए, बताना जरा। वैक्सीनेशन किसने लगवाई? प्राइवेट से नहीं लगवाई, और गवर्नमेंट नहीं देती तो हमें लगवानी पड़ती, कितना खर्चा बढ़ता। तो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है और फायदा पहुंचाती है। डिफेंस देख लो, वॉर स्टार्ट हो चुकी पूरी वर्ल्ड के अंदर, एक यूक्रेन रशिया की चल रही है, एक इसराइल और वो वहां पर चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि भाई एक वीक है, एक स्ट्रांग है। तो अगर इंडिया भी वीक हो जाएगी तो हमें तो एक साइड पे पाकिस्तान, एक साइड पे चाइना, ये तो हम तो आज आराम से बैठ के जो ऐश मार रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं होगा। कहां करते थे 700-150 साल पहले जब हम वीक थे, जब हमारा डिफेंस अच्छा नहीं था। कहीं XYZ एम्पायर आ गया, कहीं कोई आ गया, कोई ब्रिटिशर्स आ गए, यही काम चलता रहता था। एक राजा 24 घंटे ये रहता था, अटैक हो गया, अटैक हो गई, पानीपत की लड़ाई हो गई, कभी वो फलाना लड़ाई हो गई, कितनी लड़ाइयां रही हैं। मतलब वी आर हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ बिकॉज वी पे टैक्सेस। गवर्नमेंट इज एबल टू बिल्ड द डिफेंस, और डिफेंस अच्छा होगा तो कोई डरेगा इंडिया पे अटैक करने के लिए, बोलो हाँ या ना। इसलिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो फर्स्ट रीजन फॉर लेविंग टैक्सेशन, यस माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने रीजन अभी बताया, फर्स्ट रीजन इज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। फर्स्ट रीजन इज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए? Why does government needs revenue? To run the country. Government needs revenue to run the country. Government needs revenue to run the country. Run the country में क्या आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, सब कुछ। इन्फ्लेशन को मेंटेन करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मॉनिटर, वो और सब कुछ। लेकिन क्या टैक्स लगाने के यही रीजन है या और भी कोई रीजन है? डू यू थिंक खाली टैक्स लगाने के पीछे पैसा कमाना ही एम है या कोई और रीजन भी है? सोचो, मैं बताऊं। टैक्स लगाने के 4 रीजंस होते हैं। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। दूसरा रीजन रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्सेस से गवर्नमेंट चीजों को सस्ता और महंगा कर सकती है। जैसे एल्कोहल, is it a good thing or a bad thing? But those who drink, they say it's very good. Those who don't drink, like me, they say it's bad. But those who drink know it's very good. Do you know? So what do you think is good or bad? Or good? He's saying it's good. Acha. So I mean to say it's bad. It's a habit forming thing. So government makes it costly by levying more taxes. इससे क्या होता है? डिमांड खत्म हो जाती है, और जो चीजें सेवन के लिए चाहिए तो उस पर टैक्सेस गवर्नमेंट कम लगाती है। ब्रेड है, आटा है, रोजमर्रा की चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे है ही नहीं। हाँ, तो गवर्नमेंट क्या करती है? जहां पर कंजम्पशन बढ़ानी है, टैक्सेस को कम कर दो, वो चीजें ज्यादा बिकेंगी। जहां पर गवर्नमेंट को लगता है यार ये चीज तो यार खत्म करनी है लोगों के दिमाग से, तो टैक्सेस क्या करती है? बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ाने से प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो डिमांड कम हो जाती है। कोरोना के टाइम पे लोग पागल हो रहे थे पीने के लिए, क्योंकि ठेके बंद हो गए थे, तो गवर्नमेंट ने कोरोना टैक्स लगा दिया था उसके ऊपर। वो शायद 150 रुपया, पता नहीं कितना एक्स्ट्रा लगा, लेकिन फिर भी पी रहे थे, वो बात अलग है। पीने वाले को तो पीना है, बट पॉइंट है महंगा तो हो जाता है।
ऐसे ही जैसे बहुत बार ऐसा होता है गोल्ड बाहर से बहुत ज्यादा इंडिया में आ जाता है, गोल्ड इंपोर्ट्स, गोल्ड इंपोर्ट ज्यादा होने से क्या होता है, हमारे ना डॉलर जो है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हमें सारी पेमेंट्स किस में करनी पड़ती हैं, डॉलर्स में। तो डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया में। एक तो तेल इंपोर्ट करना पड़ता है, सारी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। अब रशिया के साथ हम कर रहे हैं कि रुपए में ले लो, रुपए में ले लो, डॉलर में मत लिया करो यार। दूसरा गोल्ड, तो गोल्ड को तो रोका, अच्छा ऑयल को तो इंपोर्ट होने ही देना पड़ेगा, रोक नहीं सकते, बट गोल्ड तो एक नॉन असेंशियल इंपोर्ट है, गोल्ड से खाते पीते कोई है, गोल्ड को तो इकट्ठा कर करके भरते चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है तो गोल्ड इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं यार महंगी छोड़ना यार, कौन खरीदता है। अभी गोल्ड चल रहा है 60,000 10 ग्राम मान लो, कल गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा के इसको करते 80,000 पर 10 ग्राम। उतना ही खरीदोगे जितना पहले खरीदते, कम खरीदोगे, कम, अपने आप कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो जहां पर गवर्नमेंट बैलेंस करती है ड्यूटी, जैसे प्याज है महंगा हो जाए तो एक्सपोर्ट को या तो बैन कर देती है या एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज लगा देती है कि तुम एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर 200% ड्यूटी है। तो आदमी बोले छोड़ यार कौन खरीदेगा मेरा, तो इंडिया में ही बेच लेते हैं। तो चीजों की डिमांड एंड सप्लाई को गवर्नमेंट रीप्राइसिंग करती है टैक्सेस के माध्यम से। इसमें जीएसटी बड़ा लाभदायक होता है। जीएसटी हटा, जैसे कोई देशभक्ति की मूवी आई, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती ओ, तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर जीएसटी हटा देगी मूवी पर। उससे क्या होगा, उसकी प्राइस कम हो जाएगी, लोग देखने जाएंगे। कोई डर्टी पिक्चर आ गई तो लोग गवर्नमेंट कहते नहीं नहीं, तो लोग बिगड़ जाएंगे इसको देखेंगे, तो इसका जो टैक्सेस है इस पे जो जीएसटी है वो बढ़ा दो, तो लोग नहीं देखेंगे। लोग तो फिर भी देखेंगे, वो बात अलग है, वो छोड़ो। नंबर 2 में देखेंगे कि फलाना पायरेटेड देखेंगे, वो छोड़ो, लेकिन कम से कम समझ रहे, गवर्नमेंट की इंटेंशन यही होती है। तो रीप्राइसिंग करने से लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। प्राइसेस बढ़ जाते हैं टैक्स बढ़ाने से और प्राइस घट जाते हैं। क्लियर बात, हाँ या ना? चलो, तीसरा रीजन जो टैक्सेस का है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपने रॉबिनहुड की कहानी सुनी है? रॉबिनहुड, रॉबिनहुड की कहानी, अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। गवर्नमेंट भी ये करती है। आपको पता है गवर्नमेंट क्या करती है, अमीर से ज्यादा टैक्स लेती है, गरीब से कम। सुनो मैं आपको नॉलेज के बताता हूं। 1 करोड़ कमाने वाला है और एक आदमी 5 लाख कमाने वाला है, कितना डिफरेंस है दोनों में? 20 टाइम्स। अ रिच पर्सन इज अर्निंग 1 करोड़, अ पुअर पर्सन इज अर्निंग 5 lakhs। इसको तो बोलेंगे तुझे देना टैक्स 35 लाख, इसको कहते हैं तुझे टैक्स है नील। इसके पास कितने बचे? 65 lakhs। इसके पास कितने बचे? 5 lakhs। डिफरेंस कितना हो गया अब? 13 टाइम्स। दोनों में इक्वालिटी लेके आ रही है गवर्नमेंट। जैसे एक बच्चे के आए 80 नंबर, बड़ा चौड़ा हो रहा है, 80 आए हैं मेरे, एक बच्चे के 40 आए हैं। मैंने कहा बेटा यू नीड टू गिव योर 20 मार्क्स टू हिम, यू गिव योर 20 मार्क्स टू हिम। तेरे 60, इसके भी 60, दोनों खुश हो गए। तो गवर्नमेंट ये काम करती है टैक्सेस से। वी टैक्स रिच मोर एंड पुअर लेस। तो वी टेक एक्स्ट्रा अमाउंट फ्रॉम द रिच। अब रिच वाला उड़ेगा ही नहीं बेचारे के, 35 लाख चले गए, वो डिप्रेशन में रहेगा। जो खर्च कर रहा था वो ज्यादा, वो कर ही नहीं पाएगा, सारा पैसा ले लिया उसका गवर्नमेंट ने। ये तो गवर्नमेंट करती है टैक्सेस लगा के कि आपका रिच पीपल से ज्यादा ले लो, उनकी पेइंग कैपेसिटी, उनका बचता 65 रह गया। बोलो क्लियर है बात? तो टैक्सेस रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इक्वालिटी। मेरे बच्चों, रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इक्वालिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्सेस से बच्चों रिप्रेजेंटेशन भी आती है। रिप्रेजेंटेशन, इनको हम 4 R's भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है पेरेंट्स से? डू यू गेटिंग पॉकेट मनी? नो। हाउ डू यू इनकर योर एक्सपेंडिचर इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉकेट मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स? हाउ डू यू इनकर? डू यू बेग? हाउ यू आर इनकरिंग द एक्सपेंडिचर? टेल मी। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, कैसे खर्चा कैसे करते हो बच्चा? फिर वो फिक्स नहीं मिल तो रही है ना पैसे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू गेटिंग मनी, हाँ या ना? अब सुनो, सुनते भी हो ना, फिर डांटते हैं पेरेंट्स? अच्छा अभी भी डांट रहे हैं? किस लिए डांटते हैं? पढ़ने के लिए। अच्छा, सभी आजकल या सारे यंगस्टर्स का प्रॉब्लम यही है। चलो जी, तो पेरेंट्स डांटते हैं। अच्छा अभी घर में भी रह रहे हो पेरेंट्स के, खाना भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, कल वो सब बंद कर दें आपका और फिर डांटे भी, सुन लोगे? कल से बोल रहे खाना भी नहीं मिलेगा तुझे,
और तू घर के बाहर सोएगा, कपड़े भी नहीं मिलेंगे, जो पहन रखे वही पहन के बैठे रहे, और पढ़ाई वढ़ाई भी तेरी नहीं होगी। फिर सुना भी रहे हैं, फिर सुन लोगे तुम? वही सिचुएशन आई नहीं ना अभी। कहने का मतलब क्या है, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हो तो आप सुनाते भी हो, ओए मेरे पैसे का क्या कर रहे हो। जवाबदेही भी है गवर्नमेंट की आपके प्रति। आप टैक्स नहीं दोगे तो फिर आप गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही भी नहीं होगी, तुम देते तो कुछ हो नहीं, बोले जा रहे हो फैट। तो हम अपने एमपीज एमएलएस को बोल सकते हैं कि हमारा पैसे का क्या कर रहे हो। रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है भागीदारी, रिप्रेजेंटेशन मतलब भागीदारी। पेरेंट्स सुविधा देते हैं, पैसा देते हैं, आपको पूछते भी हैं क्या किया तूने पैसे का। नलायक, 4,000 दिए थे, तूने कहा था बर्थडे पार्टी है, कहां बिल दिखा जरा। नहीं मम्मी बिल तो नहीं है। बेटा अगली बार तुझे नहीं देंगे बर्थडे के लिए पैसे, क्योंकि वो पैसा देते हैं तो पूछताछ भी कर सकते हैं। तो हम भी पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, तो हम क्या कर सकते हैं, पूछता। आरटीआई फाइल करते हैं नहीं करते, क्या डिसीजन लिया गया बताओ मुझे, हमारा पैसा कैसे उपयोग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नहीं तो। हमें रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बोलने का हक, से इन द गवर्नमेंट, बोलने का हक मिलता है। अच्छा मान लो कुछ ये फ्री क्लासेस है, पेड क्लासेस हैं, पेड है ना, और मैं भाग जाऊं 4 क्लास पढ़ा के, आप बोलोगे नहीं बोलोगे? बुलाओ सचिन सर को, अरे ओ सचिन सर किधर हो, बाहर निकल, पिछले हफ्ते तुमने कहा था आओगे, जल्दी से बाहर आओ। बोलो हाँ है ना, फ्री क्लासेस हो, फ्री, और मैं भाग जाऊं। तुमने कहा सचिन सर कहाँ है, बुलाओ उनको। हमने कहा भाई फ्री क्लासेस थी, भाग गए। तो भाई कोई अकाउंटेबिलिटी कोई है, फ्री थी नहीं ले रहे। बोलो हाँ या ना, पेड है तो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। बोलो हाँ या ना, तो आप पैसा दोगे तो जवाबदेही बनेगी ना गवर्नमेंट की भी। फ्री में बैठे हो तो हम भी फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई, जब मजे पढ़ाएंगे नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये 4 आर्स हैं। हाँ ये बात अलग है गाइस, प्राइमरी रीजन इज रेवेन्यू, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, दैट इज द मेन रीजन। बट कहीं के बाद लॉज रीप्राइसिंग के लिए आएंगे, कहीं बाय लॉ रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो एग्जामिशन लिमिट रीडिस्ट्रीब्यूशन का ही तो पॉइंट है। 3 लाख की लिमिट देते हैं, गरीबों को बचा लेते हैं, अमीरों को पीटते हैं। तो 4 रीजन दोबारा से रिपीट करो। रेवेन्यू का मतलब पैसा चाहिए गवर्नमेंट को सरकार चलाने, देश चलाने के लिए। रीप्राइसिंग का मतलब महंगा सस्ता करना, उससे टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब गरीबों और अमीरों का डिफरेंस कम करना है। यार एक बच्चे इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, ये लाइन डफर होती जा रही है, तो मैंने क्या किया, तुम्हें कम पढ़ाएंगे अब, इनको ज्यादा पढ़ाएंगे, या तुम्हें इनको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बैलेंस बना के रखना है ना। एंड लास्ट रिप्रेजेंटेशन मींस भागीदारी। व्हेन वी गिव मनी तो आपके अंदर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, गवर्नमेंट में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पैसा लिया हुआ है, वी नीड टू प्रोवाइड देम सर्विसेज। चलिए सो अभी आपकी दूसरी क्लास होगी ना 11:30, तो हम जब बस रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट लाइक अ वाइवा। सो गाइस हमारा सिलेबस में एज आई टोल्ड यू 50 मार्क्स डीटी, 50 मार्क्स आईडीटी। डीटी में विल बी स्टडिंग इनकम टैक्स एक्ट एंड आईडीटी में विल बी स्टडिंग जीएसटी एंड कस्टम्स लॉस। गाइस उससे पहले 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो 3 थिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन इज, 1 इज अटेंशन, फोकस, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। इनफैक्ट स्किल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप इंटेलिजेंट एंड डफर एंड लेस इंटेलिजेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप रेगुलरली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, रेगुलरली फोकस रख के, अटेंशन रख के, सब बोलते हैं डी फोकस करने के, फोकस करने के लिए पहले डी फोकस करो। तो डी फोकस, हर चीज को हटा दो 3-4 साल के लिए। दूसरी चीज रिवीजन समरी नोट्स, जैसे हमने आज जो क्लास में किया नेक्स्ट क्लास में दिखाना, 10 पॉइंट्स जो हमने आज सीखे वो आपने लिख के लेके आए, वो आपकी अब जिंदगी भर जहन में बैठ जाएंगे। तीसरी बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विल बी सॉल्विंग। हाँ जी, और मैंने बता दिया था अंडरस्टैंडिंग विल बी कीपिंग द क्लास, जैसे आज की क्लास 2 घंटे ऐसी निकल गई, पता ही नहीं चला बातों बातों में ही। क्लास नोट्स, बुक्स मिलेंगी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, रेगुलर टेस्ट, सो दैट यू पीपल कैन एक्सेल। 2 क्वेश्चंस हमने आज किए। फर्स्ट was what is taxation, as you rightly said it is a compulsory charge levied by the government under any law। उसके अंदर हमने बहुत सारी बातें करी, क्या कि जरा सुप्रीम लॉ हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड इन इंडिया एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। 246 कहता है लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, अगर उनके पास वो टॉपिक्स लिस्ट में मेंशन्ड है। वो टॉपिक्स शेड्यूल 7 में अनेक्शर के रूप में एक लिस्ट के रूप में दिए हुए हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। टैक्स लगाने की पावर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, टैक्स लगाने की पावर यूनियन और स्टेट में है। इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी सेंट्रल लॉज में अंतर्गत लगते हैं, और एग्रीकल्चर पे टैक्स स्टेट लॉज के अंतर्गत लगता है, स्टेट लॉज के अंतर्गत लगता है। लेकिन जीएसटी में प्रॉब्लम ये आई,
दोनों मिलकर आ गए, जैसे इंडिया पाकिस्तान मिल जाए एक दिन, अभी सोच नहीं सकते। जैसे ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का तो मर्जर हो गया था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मिल जाए, इसराइल पैलेस्टीन मिल जाए, इंडिया पाकिस्तान मिल जाए। अब ऐसा पता नहीं भाई आगे क्या क्या हो, किस कॉमन इंटरेस्ट, यहाँ तो पैसा कमाने के चक्कर में दोनों मिल गए। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, लॉ में तो कोई प्रोविजन था ही नहीं कि दोनों सरकारें मिलकर लगा सकती हैं, तो गेस्ट हमारे घर में तो जगह थी नहीं, तो एक नया घर बना दिया हमने, गेस्ट उधर पड़े थे, तो वहां पर हमने आर्टिकल 246 से बना दिया और जिसमें ले दिया जीएसटी का लॉ दोनों सरकारें ला सकती हैं। समरी ये हुई, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट 246, यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82, कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट 246, यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 83, GST central and state government article 246A, there is no list, there is no entry. And the second question that we did was why are taxes levied? टैक्सेस लगाने के पीछे ये नहीं कि आपको खून चूसना है, गवर्नमेंट इज नॉट अ ब्लड सकिंग मॉन्स्टर, गवर्नमेंट उसके पीछे की एम क्या है, एक नोबल इंटेंशन है देश को चलाना। आज हम सुविधा से देश में बैठे हैं, कोरोना दोबारा से आ रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें पता मेडिसिन हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, हम सब इनकी केयर रखेंगे, वैक्सीन हैं, सब ये लगा लेंगे, बच जाएंगे। तो यही हुआ, नहीं पहले ये नहीं होता था चीजें। तो आप पैसा दे रहे हो तो जब भी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज दे पा रही है। रीप्राइसिंग, चीजों को महंगा सस्ता करना, गवर्नमेंट डिमांड सप्लाई का पूरा बैलेंस बना के रखती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गरीबों और अमीरों में बीच में इक्वालिटी रखती है, इसलिए रखती है कि भेदभाव ना हो, एक ज्यादा ही अमीर हो जाए और एक तबका पॉपुलेशन गरीब हो जाए तो मन मुटाव स्वाभाविक है, झगड़े इसलिए ही होते हैं क्योंकि डिफरेंसेस हैं। एंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बोलने का हक, गवर्नमेंट आपको टैक्स लेती है तो उनकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। जैसे हम आप लोगों से फीस लेते हैं तो हमारी जवाबदेही भी बनती है। फ्री फीस नहीं लेते तो ना हम मोटिवेटेड होते, ना हम बोलते हैं यार ठीक है पढ़ा ले, नहीं पढ़ ले क्या फर्क पड़ता है। तो दिस इज द रीजन। हाँ जी प्लीज पूछिए। सो आई लाइक टू एंड द सेशन टुडे। उससे पहले आप लोगों की क्वेरीज बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लीज आस्क। पूछो, टीचर से पूछो अपने बारे में, मतलब कुछ सब्जेक्ट के बारे में, कुछ और। डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग? 4 महीने मैंने बता दिया, वी विल बी एंडिंग अवर सिलेबस बाय द एंड ऑफ अप्रैल। चलो जी, ग्रेट है, मजा आया आप लोगों से बात करके, बड़ा अच्छा लगा हमेशा की तरह। इट ऑलवेज फील्स वेरी गुड व्हेन न्यू स्टूडेंट्स कम इन दी क्लास, वी फील वेरी एक्साइटेड। सो विशिंग यू ऑल दी बेस्ट एंड मिलते हैं आज वेडनेसडे फ्राइडे को और अपनी कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्लास के बाद भी मैं यहाँ पर अभी 2 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ आप लोगों से क्वेरीज के लिए। चलो जी, टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल दी बेस्ट।